हिंदी अध्याय 511 अंतरिक्ष ऋण सरणी। ओह माय, इतने सारे दुर्लभ खजाने। वान टेन की आंखें चमक रही थीं। वह इतना आश्चर्यचकित था कि वह बेकाबू होकर गालियां बकने लगा। वह अमीर था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि इस जगह की रखवाली करने वाले कोई अंधेरे भूत नहीं थे। उन्हें इन खजानों की कोई परवाह नहीं थी। वान टेंग अनजाने में आगे बढ़ गया। उसने खजाने के उस ढेर में विभिन्न आकार के कई अलग अलग तत्व ऊर्जा पत्थर देखे। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी। इन 5 तत्वों के लिए ऊर्जा पत्थर सबसे आम थे। फिर हरे पत्थर, बैंगनी पत्थर, बर्फ, नीले पत्थर और भी बहुत कुछ थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी। हवा, बिजली और बर्फ तत्व ऊर्जा पत्थर और भी दुर्लभ थे। ये ऊर्जा पत्थर अलग अलग तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जिसका अर्थ था कि उनकी शुद्धता अलग अलग थी। ऊर्जा पत्थरों के अलावा अलग अलग रंगों और विशेषताओं वाले स्टार बीस्ट स्टार कोर के ढेर थे। बल में उतार चढ़ाव भी अलग अलग थे। कुछ मजबूत थे जबकि अन्य कमजोर थे। वांग टेंग ने सितारों की हड्डियां भी देखीं। वहां उनका एक छोटा सा ढेर था जो चमकती हुई चमक दे रहा था। फिर वहां अयस्क, आध्यात्मिक फूल, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। वे सब कितने पैसे के लायक थे। वांग टेंग के हाथ अनजाने में कांपने लगे। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। NOWELL-BE-IN.CO। यदि वह इन खजानों को अपने सामने नहीं लाता तो वह अपनी भाग्य देवी को निराश कर रहा होता। उसने एक अलग स्पेस स्टोरेज गैजेट निकालने से पहले अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने जमीन पर पड़े खजानों को लगातार स्पेस गैजेट में भर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय वान टेन को अचानक सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि जब भी वह किसी दुर्जय योद्धा को मारता था तो उसके पास उसके प्रतिद्वंद्वी के अंतरिक्ष गैजेट होते थे। आमतौर पर उसे उनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए वह उन्हें अपने ऊपर नहीं पहनता था। वह उन्हें अपने अंतरिक्ष रिंग में फेंक देता था। अधिकार के अनुसार एक अंतरिक्ष गैजेट को दूसरे अंतरिक्ष गैजेट में नहीं रखा जा सकता। हालांकि वान टेन के पास अंतरिक्ष प्रतिभा थी और वह एक रन मास्टर भी था, इसलिए उसके पास इस मुद्दे को हल करने के अपने तरीके थे। उन्होंने एक रून बॉक्स बनाया जो अंतरिक्ष में होने वाले सभी उतार चढ़ाव को रोक सकता था। उन्होंने अंतरिक्ष गैजेट को स्पेस रिंग में स्टोर करने से पहले बॉक्स में रखा। इस तरह अंतरिक्ष गैजेट के बीच अनुकूलता थी और वे एक दूसरे को अस्वीकार नहीं करेंगे। वांग टेन को समय की कमी थी, इसलिए उसने खजानों की गिनती नहीं की। उसने बस अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें विभिन्न अंतरिक्ष गैजेट्स में डाल दिया। अंत में सभी अंतरिक्ष गैजेट पूरी तरह से भर गए। वह लगभग सभी खजाने को अपने पास नहीं रख सका। खाली पत्थर के कमरे को देखते हुए उसने संतुष्टि में अपने हाथों से ताली बजाई। कुछ भी नहीं बचा था। किसी स्थान को इतनी अच्छी तरह से साफ करने से संतुष्टि की भावना उत्पन्न हुई। वांग टेंग ने और देर नहीं की और जाने के लिए मुड़ गया। ये वह जगह नहीं थी जहां आयामी दरार थी। वह दूसरी सुरंग की ओर घूम गया और खोज जारी रखी। कुछ देर बाद वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अजीब बात है, ये यहीं आसपास है। मैं इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं? समय कम था। अगर वह आयामी दरार नहीं खोज पाया तो 3 सामान्य चरण वाले पिशाच वापस आकर उसे पकड़ सकते थे, जैसे किसी कछुए को जार में पकड़ा जाता है। रुको, वह कछुआ नहीं था। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भूमिगत स्थान को इंच इंच करके स्कैन किया। हालांकि स्थानिक उतार चढ़ाव बहुत बिखरे हुए थे, इसलिए वह एक एकत्रीकरण बिंदु नहीं खोज सका। इसलिए वह आयामी दरार की सटीक स्थिति की पुष्टि नहीं कर सके। मैंने हर जगह खोज लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या कोई छिपी हुई जगह हो सकती है? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। छिपा हुआ स्थान, छिपा हुआ स्थान। ये सही है, ये रून है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने जमीन पर पैर रखा और छाया में बदल गया तथा उस विशाल पत्थर के कमरे की ओर भागा जहां उसे शुरुआत में खजाना मिला था। वहां रून के चिन्ह थे। पहले तो उसने सोचा कि वे सुरक्षात्मक रून हैं। आखिरकार चाहे अंधेरे प्रेत इन खजानों के बारे में कितने भी बेपरवाह क्यों न हो, उन्हें यहां ढेर करने के बाद कुछ सुरक्षा तो मिलेगी ही। अगर नहीं तो एक बार खजानों में मौजूद ऊर्जा गायब हो जाने पर वे अपना उद्देश्य खो देंगे और असली कचरा बन जाएंगे। इस बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि ये खजाने एक छलावा हो सकते हैं। अगले ही पल वांग टेंग की आकृति पत्थर के कमरे में अचानक प्रकट हुई। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी आंखों पर स्थानांतरित कर दिया। कमरे को स्कैन करते समय उसकी आंखों से पवित्र प्रकाश की एक किरण अचानक निकली।
जमीन, दीवारें और यहाँ तक कि छत। उसने एक भी जगह नहीं छोड़ी। मिल गया। वान टेंग अचानक मुस्कुराया। वह पत्थर के कमरे के एक कोने में गया और वहां फर्श पर कुछ निशान पाए। एक रनमास्टर के रूप में अपने अनुभव के साथ उसने आखिरकार सुरक्षात्मक रूनों के भीतर रूनों की एक और छिपी हुई परत खोज ली। जिस व्यक्ति ने इन रूनों को उकेरा है वह अवश्य ही एक विशेषज्ञ होगा। वान टेन चकित रह गया। उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और रूनों के सामने आ गया। भौहें सिकोड़ते हुए उसने कुछ देर तक सोचा, फिर उसे समाधान मिल गया। उनकी रून महारत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। इस रून को तराशने वाला एक विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी रून महारत विशेषताओं के संग्रह के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसलिए उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वह सामान्य रून मास्टरों से ज्यादा कुशल था। उसने अपनी नजरें स्थिर की और अपनी आध्यात्मिक गति को अपनी उंगलियों पर एकत्रित किया। फिर उसने अपनी उंगलियों को उस रून सरणी के केंद्र पर जोर से मारा। दोनों उंगलियां धीरे धीरे एक कुंजी की तरह रून में घूम गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक शांत पत्थर के कमरे में एक यांत्रिक ध्वनि गूंज उठी। वान टेन की आंखें चमक उठीं। सामने की जमीन खुल गई, एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जमीन के नीचे मंद रोशनी दिखाई दे रही थी। वास्तव में ये यही है। वान टेन की आंखें चमक उठीं। वह सावधानी से छेद में घुसा और पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। पत्थर की सीढ़ियां लंबी थीं और सीधी नीचे नहीं जाती थीं। उनमें कई मोड़ थे। वान टेन बहुत सावधान था। वह पूरी तरह से अंधेरे में विलीन हो गया और चलते समय एक भी आवाज नहीं की। बहुत जल्द ही वह नीचे पहुंच गया। उसके सामने एक हल्की रोशनी चमक रही थी। उसने पत्थर की दीवारों पर एक गहरा काला और अंतहीन आयामी दरार देखा। वान टेन बहुत खुश थे। हालांकि जब उसने आयामी दरार के नीचे अत्यंत जटिल रून सरणी को देखा, साथ ही सरणी के चारों ओर पैर मोड़कर बैठे 3 बूढ़े पिशाच अंधेरे प्रेत को देखा, तो उसकी भावनाएं बदल गईं। यह आयामी दरार एक सरणी से बनी है। रून की कई किस्में थीं। इसलिए वान टेंग ने अनुमान लगाया कि कुछ रून अंतरिक्ष शक्ति बनाने में सक्षम थे। हालांकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ऐसे बहुत कम रून थे जो अंतरिक्ष शक्ति बना सकते थे। साथ ही बहुत कम रून मास्टर उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन उसके सामने मौजूद रून सरणी अंतरिक्ष शक्ति बनाने में कामयाब रही और यहां तक कि इस विशाल आयामी दरार का निर्माण भी किया। यह आश्चर्यजनक था। उसे इन काले भूतों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वान टेन की निगाहें चमक उठी, वह भावुक हो गया। अंधेरे प्रेतों का इतिहास बहुत लंबा था और उन्होंने कई दुनियाओं को नष्ट कर दिया था। सभ्यता के बारे में जितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वह भयावह था। अधिकांश कुलीन जातियों को अपनी पुरानी झाड़ुओं का बहुत महत्व था, इसलिए वे वास्तविक गहन ज्ञान को बाहर नहीं आने देते थे। हालांकि निश्चित रूप से कुछ अंधेरे भूत प्रेत होंगे जिनके पास ये ज्ञान होगा। इस समय वान टेंग अपने आप में सोच रहा था। उसने तीनों अंधेरे भूतों को देखा और उसकी निगाहें धीरे धीरे खतरनाक होती गईं। यदि वह आयामी दरारों से गुजरना चाहता था तो उसे उन 3 अंधेरे प्रेतों से छुटकारा पाना होगा। हो सकता है कि 3 अंधेरे भूत उस व्यवस्था को उलट दें, जिसके बाद वह उस स्थान पर मौजूद अज्ञात लोगों द्वारा टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। पिछली बार जब ब्लैक इंक्यूबस डेविल लॉर्ड ने उसे आयामी दरार में धकेला था तो उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। उसे बस इतना पता था कि जब वह उठा तो वह गंभीर रूप से घायल था। ये शुद्ध भाग्य था कि वह मर नहीं गया। वह इसे फिर से अनुभव नहीं करना चाहता था। ट्रिपल किल। वान टेंग अंधेरे में छिपकर भौहें सिकोड़ रहा था और गहराई से सोच रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। जल्द ही उसने एक निर्णय लिया। इन तीनों अंधेरे भूतों को एक ही समय में नीचे गिराना होगा। उन्हें प्रतिक्रिया करने का जरा सा भी मौका नहीं मिलना चाहिए। वान टेन की निगाहें ठंडी थीं जब वह इस बारे में सोच रहा था। शूटिंग स्टार सर्पिल चुपचाप अंधेरे में डूब गया। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हुआ और शूटिंग स्टार सर्पिल पूरी तरह से गायब हो गया। एक अंधेरे भूत ने अचानक उसकी आंखें खोल दी। वह उलझन में इधर उधर देखते हुए भौहें सिकोड़ने लगा। क्या हुआ? एक और अंधकार में प्रेत ने पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे स्थानिक उतार चढ़ाव का एक निशान महसूस हो रहा है। अंधेरे प्रेत ने संदेह के साथ उत्तर दिया। बाकी 2 काली आत्माएं घबरा गईं और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखने लगीं। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद अपना सिर हिलाया। हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आयामी दरारें स्वाभाविक रूप से अस्थिर होती हैं और कभी कभी अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव होना आम बात है। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। काले प्रेत ने अपना सिर हिलाया। तीनों अंधेरे प्रेतों ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं।
अंधेरे भूमिगत स्थान में शांति फिर से छा गई। वांग टेंग ने दिल में राहत की सांस ली। वह लगभग खोज लिया गया था। नवंबर LBJNN। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 3 अंधेरे प्रेत स्थानिक उतार चढ़ाव के प्रति इतने संवेदनशील होंगे। उनके द्वारा उसके अंतरिक्ष कौशल को लगभग उजागर कर दिया गया था। वांग टेंग थोड़ा हिचकिचाया। अब जबकि ये 3 अंधेरे प्रेत इतने संवेदनशील थे, भले ही शूटिंग स्टार सर्पिल अंतरिक्ष प्रतिभा के अनुरूप हो, वह उन्हें मारने में सक्षम नहीं हो सकता था। यदि वह कोई गलती करता तो निश्चित रूप से उन्हें सचेत कर देता और उनसे सीधे मुकाबला करना पड़ता। चलो इंतजार करते हैं। वांग टेंग असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास कोई और बेहतर उपाय नहीं था। वह केवल उनके सावधान रहने का इंतजार कर सकता था। अल्पविराम। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों अंधेरे प्रेत भिक्षुओं की तरह बहुत एकाग्रता में लग गए। वांग टेंग भी बहुत धैर्यवान था, जैसे कोई जहरीला सांप अंधेरे में दुबका हुआ हो और हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा हो। अचानक वांग टेंग की नजरें उस पर केंद्रित हो गईं और वह एक अंधेरे भूत की ओर झपटा। उसी समय एक काला व्यक्ति उसकी छाया से अलग होकर दूसरे अंधेरे भूत की ओर बढ़ा। Get ready for more personalized recommendations here. Get ready for more personalized recommendations here. Discovery feed. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी ओर शून्य से एक शूटिंग स्टार सर्पिल निकला, जो तीसरे अंधेरे प्रेत की भौहों के बीच हिंसक रूप से घुस गया। वांग टेंग ने वास्तव में तीनों अंधेरे प्रेतों पर एक साथ घातक हमले किए। गर्जन। तीसरे अंधेरे प्रेत ने स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया और अपनी आंखें खोलीं। उसने सबसे पहले अपने नजदीक ठंडी रोशनी देखी और अपनी आंखों के सामने मौत को महसूस किया। फिर उसने अचानक दहाड़ लगाई। उसकी हथेली हिंसक ढंग से पीछे हटने के लिए जमीन पर जोर से पटकी। हालांकि शूटिंग स्टार सर्पिल का प्रकट होना बहुत अचानक था और यह पहले से ही उसके बहुत करीब था, उसकी भौहों के बीच से होकर गुजर रहा था। नहीं, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और वह घूर रहा था। उसकी भौहों के बीच से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकल रही थी, जो शूटिंग स्टार सर्पिल की शक्ति का प्रतिरोध कर रही थी। आध्यात्मिक गति की। जब वांग टेंग पहले अंधेरे भूत पर झपट रहा था, तो उसे शूटिंग स्टार सर्पिल को नियंत्रित करने के लिए अपना ध्यान हटाना पड़ा। शूटिंग स्टार सर्पिल से आने वाले प्रतिरोध को महसूस करते हुए वह चौंक गया। मरो। लेकिन तभी उसकी हत्या की मंशा आसमान छू गई और उसकी शाही क्षेत्र की आध्यात्मिक गतिशक्ति फूट पड़ी। इंपीरियल क्षेत्र की आध्यात्मिक गति से प्रेरित होकर शूटिंग स्टार सर्पिल ने प्रतिद्वंद्वी की खोपड़ी को भेद दिया। आह! एक वीरान चीख निकली। एक काला साया मर गया। ये सब कुछ पलक झपकते ही घटित हो गया। वांग टेंग ने मृत काले भूत पर ध्यान नहीं दिया। वह पहले से ही पहले काले भूत का सामना कर रहा था। उसके हाथ काली रोशनी से झिलमिला उठे और उसने काले भूत के दिल और मंदिर पर वार किया। दूसरी तरफ उसकी छाया से अलग हुई काली आकृति लीटिंग क्लोन थी, जिसे उसने बनाया था। इसे बनाने के लिए उसने पहले ही शहर के बाहर मौजूद मानव क्लोन को हटा दिया था। इसका अर्थ ये भी होगा कि तीनों सामान्य अवस्था वाले अंधकार में प्रेत जल्द ही समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है और वे वापस भाग जाएंगे। लिटिंग क्लोन की हथेली बिजली की शक्ति से बह रही थी, जिससे एक ताड़ का ब्लेड बन गया। उसी समय उसे भयानक हत्या के इरादे से घेर लिया गया। इसने तीसरे अंधेरे प्रेत का सिर काट दिया। स्टार मेपल सिटी युद्ध में योद्धाओं से अनगिनत हत्या की मंशा प्राप्त करने के बाद अनजाने में ही हत्या की मंशा 50% तक पहुंच गई थी। इस समय विस्फोटों और प्रभावों ने तीसरे अंधेरे भूत को क्लोन की भयावह हत्या के इरादे में डुबो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून और लाशों के समुद्र में था। भले ही वह एक अंधेरा भूत था, फिर भी वह चकित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वह तुरंत होश में आ गया। उसकी आत्मा पागलों की तरह उछल पड़ी और लीटिंग क्लोन की हथेली की धार की ओर दौड़ पड़ी। स्लैश! ताड़ के ब्लेड की बिजली जैसी शक्ति ऊपर उठी, प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक शक्ति को चीरती हुई उसकी गर्दन पर वार किया। एक पिशाच का सिर हवा में ऊंचा उठ गया और हर जगह खून फैल गया। वह पिशाच कभी भी शांति से आराम नहीं कर सकता। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, उसकी हत्या करने की मंशा भी जबरदस्त थी, लेकिन इस बार यह काम नहीं आया। उसके काले पंजे के हमले को वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी ने रोक दिया था। पिशाच की आध्यात्मिक शक्ति सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी और उसकी ताकत सामान्य स्तर पर भी थी। वह एक पल में ठीक हो गया और उसने जो गति प्राप्त की थी, उसके साथ पीछे हटने से पहले जवाबी हमला किया। वांग टेंग का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह जमीन पर पैर पटकते हुए फिर से उस अंधेरे भूत की ओर दौड़ा।
लिटिंग क्लोन ने जब दूसरे अंधेरे प्रेत को मार डाला तो वह आखिरी प्रेत को मारने के लिए आया। हथेली का ब्लेड उसकी पीठ की ओर वार कर गया। तुम वही इंसान हो, काले प्रेत ने चिल्लाकर कहा। वह अचानक बगल की ओर मुड़ा और लिटिंग क्लोन के हमले से बच निकला। तुमने सही अनुमान लगाया, तुम्हारा इनाम होगा मौत। वांग टेंग उसके सामने दौड़ा। उसकी आंखों में आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई थी जो उसके प्रतिद्वंद्वी की आंखों को भेद रही थी। 8 स्तरीय शैतान शास्त्र सक्रिय करें। ब्लैक विंग डेविल म्यूटिलेशन स्ट्राइक। मरना। धीमी गर्जना के साथ वांग टेंग ने अपना पूरा जोर लगा दिया। एक काली रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया और एक तेज और डरावनी काली ब्लेड की चमक हवा में फैल गई। गर्जन। काला भूत भयभीत हो गया और उसने बेतहाशा प्रतिरोध करने की कोशिश की। हालांकि वह वांग टेंग और उसके लिटिंग क्लोन दोनों का सामना करने में असमर्थ था। स्लैश। अचानक उसका शरीर अकड़ गया और एक ठंडी रोशनी की किरण उसके हृदय में घुस गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शूटिंग स्टार सर्पिल। कैसे, ये कैसे संभव है? उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था क्योंकि वह धीरे धीरे अपने दिल में उभरे छेद को देख रहा था। उसकी आंखों में गहरा आक्रोश था। सांस। वांग टेंग ने पिशाच को अपने सामने गिरते हुए देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। तिगुनी मार। उसने 3 पिशाचों को खत्म कर दिया था जो आयामी दरार की रक्षा कर रहे थे। जमीन पर कई विशेषता वाले बुलबुले बिखरे पड़े थे। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उन्हें इकट्ठा करने चला गया। सम्राट क्षेत्र आत्मा 105। डार्क फोर्स तारांकन 230। आत्मा प्रवेश तारांकन 1। सम्राट क्षेत्र आत्मा 80। सम्राट क्षेत्र आत्मा 90। अंतरिक्ष ऋण ज्ञान 50। डार्क फोर्स तारांकन 320। डार्क फोर्स तारांकन 260। अल्पविराम। वांग टेंग को यहां आध्यात्मिक शक्ति वाले 3 अंधेरे प्रेत मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब तक गोर्लिन के अलावा उसे कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा था जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति थी। ये स्पष्ट था कि दिव्य आत्मा गुरु दुर्लभ थे, लेकिन वह एक ही बार में 3 से मिले। यदि यह आमने सामने की लड़ाई होती तो वह इन 3 अंधेरे प्रेतों को इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। तभी वांग टेंग के दिमाग में यादें उभरने लगीं। वह खुशी से झूम उठा। आत्मा प्रवेश। यह एक अत्यंत दुर्लभ आत्मा तकनीक थी जो सीधे आत्मा पर हमला करने में सक्षम थी। चाहे कोई भी प्राणी हो, आत्मा बहुत ही कमजोर होती है। एक बार उस पर हमला हो जाए तो या तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है या मर जाता है। यह आत्मा तकनीक कितनी भयावह थी। अंतरिक्ष ऋण ज्ञान भी था। यादें प्राप्त करने के बाद वांग टेंग ने तुरंत अंतरिक्ष ऋणों के बारे में बहुत सारी प्राचीन जानकारी हासिल कर ली। ये वे चीजें थीं जो 3 अंधेरे प्रेतों ने अपने जीवन काल में सीखी थीं और वे अब उसके लिए आसानी से उपलब्ध थीं। वह अपने घर का रास्ता नहीं खोज पा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार स्पिरिट पेनिट्रेशन और स्पेस रून नॉलेज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं। हालांकि वैम्पायर द्वारा गिराए गए एम्परर रियल्म स्पिरिट गुण भी अच्छे थे। सम्राट क्षेत्र की आत्मा विशेषताओं का अस्तित्व दुर्लभ था और वांग टेंग के लिए उन्हें प्राप्त करना हमेशा चुनौतीपूर्ण था। सम्राट क्षेत्र और शाही क्षेत्र की आत्मा में 10 गुना का अंतर था। सम्राट क्षेत्र की आत्मा की कुल मात्रा शाही क्षेत्र की आत्मा के कुछ दर्जन अंक होगी। ये वृद्धि वांग टेंग द्वारा अनगिनत सामान्य आत्मा विशेषताओं को इकट्ठा करने के बराबर होगी। विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद वांग टेंग अपने आप को एक आह भरने से रोक नहीं सका। अभी अभी हुई लड़ाई को याद करते हुए उसे थोड़ा भाग्यशाली महसूस हुआ। तीनों अंधेरे प्रेतों के पास आत्मा प्रवेश तकनीक थी। ये सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, वरना वह मुश्किल में पड़ जाता। यदि वह सतर्क नहीं रहता या यदि वह आत्मा भेदन से प्रभावित होता तो यह उसके लिए अत्यंत खतरनाक होता, भले ही उसके पास शाही क्षेत्र की आत्मा होती। सौभाग्य से उसने तेजी से वार किया और तीनों अंधेरे प्रेतों को जल्दबाजी में अपने सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल करने का समय नहीं मिला। वे अचानक मर गए। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और वह गहरी सोच में डूब गया। उसने तीनों काले भूतों को अपने अंतरिक्ष वलय में फेंक दिया और उसकी नज़र जमीन पर मौजूद रून समूह पर चली गई। यह एक स्थानिक रून सरणी है। वांग टेंग ने बुदबुदाया और नए अंतरिक्ष रून ज्ञान के साथ इसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। उन 3 सामान्य अवस्था वाले अंधेरे प्रेतों को मेरे क्लोनों के इतनी जल्दी गायब होने का पता नहीं चलना चाहिए था। जाने से पहले मैं उन्हें एक छोटा सा उपहार देकर जाऊं। वांग टेंग ने उसकी ठोड़ी को सहलाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई।
अंतरिक्ष रून सरणी के चारों ओर कई रून उकेरे गए थे। रून स्वतंत्र थे और अंतरिक्ष रून सरणी पर मौजूद रूनों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। हालांकि वान टेंग ने दोनों के बीच कुछ नोड्स को छोड़ दिया। एक बार जब गायब नोड्स भर दिए गए तो ये दोनों के बीच एक पुल बनाने के बराबर होगा और वहां एक शानदार जादुई प्रतिक्रिया होगी। नोव एल बी JNN। वान टेंग ने कुछ ऊर्जा पत्थर निकाले, उन्हें लीटिंग क्लोन को दे दिया और मुस्कुराया। मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। तुम मुझे फिर से ऐसी परेशान करने वाली चीजें करने पर मजबूर कर रहे हो, लीटिंग क्लोन ने कड़वे चेहरे के साथ शिकायत की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आखिरी बार है, आखिरी बार। वान टेंग ने हंसते हुए वादा किया। इसे भूल जाओ, जल्दी से चले जाओ। 3 सामान्य चरण वाले अंधेरे प्रेत वापस आ रहे हैं, लीटिंग क्लोन ने कहा। वान टेंग ने सिर हिलाया और लीटिंग क्लोन को गहराई से देखा। उसने और कुछ नहीं कहा। आयामी दरार की ओर चलते हुए वह अंदर कूद गया। मैं घर जा रहा हूं। वान टेंग की जयकार सुनकर लीटिंग क्लोन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह बैठ गया और ऊर्जा पत्थरों को नोड्स में रखने से पहले कुछ मिनट इंतजार किया। अचानक पूरा रून समूह हिंसक रूप से चमक उठा। धमाका। पूरा भूमिगत स्थान कांप उठा। लीटिंग क्लोन शांत भाव से आयामी दरार के सामने खड़ा था। बूम बूम बूम। अगले ही क्षण भयंकर विस्फोट हुआ और प्रकाश ने सब कुछ अपने में समा लिया तथा लीटिंग क्लोन को पूरी तरह निगल लिया। लीटिंग क्लोन 1 इंच भी नहीं हिला, मानो उसने कोई आवाज ही नहीं सुनी हो। वह वहां शांति से खड़ा था जैसे वह किसी तस्वीर के लिए पोज दे रहा हो। अल्पविराम। तीनों सामान्य अवस्था वाले अंधेरे भूतों को वान टेंग नहीं मिला। उनकी इंद्रियों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि वान टेंग बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वे खाली हाथ लौटे, उनके चेहरे पर उदासी थी। किसी को पकड़कर भागने देने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अन्य पिशाचों को शहर के बाहर ही रहने दिया और मानव के निशानों की खोज जारी रखने को कहा, लेकिन वे स्वयं पहले जागीर में लौट आए। जब वे निकट आ रहे थे और आकाश से उतरने ही वाले थे तो नीचे की ओर से एक भयानक विस्फोट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये बहुत बुरा है। तीनों सामान्य अवस्था वाले अंधेरे प्रेत तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और उनके हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली से एक भयानक झटका आया। पूरा घर पलट गया और आसमान में उड़ गया। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव आसपास के क्षेत्र से होते हुए आसमान तक फैल गई। पूरा ब्लैक्रो शहर उस भयानक विस्फोट से स्तब्ध हो गया और सभी की आंखें सदमे से उस ओर मुड़ गईं। कुछ देर बाद विस्फोट रुक गया और धूल जम गई, जिससे हवेली की हालत का पता चला। जो कभी एक शानदार और भव्य इमारत थी, वह खंडहर और मलबे में तब्दील हो गई। ये चला गया, ये चला गया। अनगिनत काली आत्माएं भयभीत और अवाक थीं। ढही हुई हवेली को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ कह सके। तीनों सामान्य अवस्था वाले काले भूतों के चेहरे बेहद उदास थे। उनकी आंखें आग की तरह भड़की हुई थीं और वे अपने दांत पीस रहे थे। ये किसने किया? ये किसने किया? नहीं, भूमिगत आयामी दरार में कुछ हुआ होगा। अंधेरे प्रेतों में से एक को अचानक कुछ याद आया और वह तुरंत नीचे की ओर दौड़ा। अन्य 2 सामान्य मंचीय अंधकार में प्रेत पीछे पीछे आ रहे थे। उनकी शक्ति उनके शरीर से बाहर निकली, जिसने आसपास की सभी चट्टानों को टुकड़ों में तोड़ दिया तथा भूमिगत स्थान को उजागर कर दिया जहां आयामी दरार थी। वह चला गया। सामान्य मंच पर उपस्थित तीनों अंधकार में प्रेत मृत मौन में डूब गए। एक बार जब अंतरिक्ष रून सरणी नष्ट हो जाती तो परिणामस्वरूप आयामी दरार स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती। यहां अब आयामी दरार के अस्तित्व का कोई निशान नहीं था। उनकी वर्षों की मेहनत बेकार चली गई। तीनों दिव्य आत्मा स्वामी भी चले गए हैं। 3 सामान्य चरणीय अंधेरे प्रेत ने जगह को स्कैन किया और उन्हें 3 दिव्य आत्मा स्वामियों की लाशें भी नहीं दिखीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे मूल रूप से मर चुके थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे ढूंढो। हमें उसे ढूंढना होगा। भले ही हम पूरे ब्लैक्रो शहर को उलट-पुलट कर दें, हमें अपराधी को ढूंढना ही होगा। इसके पीछे के अपराधी को खोजो। मैं उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसका खून तब तक बहाऊंगा जब तक उसका शरीर सूख न जाए। अल्पविराम। सामान्य मंच पर उपस्थित तीनों अंधकार में प्रेत क्रोधित हो गए। अगले कुछ दिनों में ब्लैक्रो सिटी के आसपास असहज माहौल था। उन्होंने सख्ती से खोज की और अंतरिक्ष रून सरणी को नष्ट करने वाले अपराधी को खोजने की कसम खाई। वान टेन का क्लोन जो विस्काउंट स्नो के रूप में प्रच्छन्न था, अभी भी इस दुनिया में था और उसे अन्य पिशाचों के साथ गहन खोज करने के लिए वापस बुलाया गया था। लेकिन परिणाम अपेक्षित थे। वान टेन पहले ही रसातल दुनिया छोड़ चुका था और वे उसे ढूंढ नहीं सके। अल्पविराम।
रसातल दुनिया से बच निकलना वांग टेन के लिए खुशी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब वह एक अंधेरे शून्य में था, चारों ओर अंधकार था। दूर एक छोटी सी रोशनी थी जो किसी तारे की तरह चमक रही थी। वांग टेंग असमंजस में चारों ओर देखने लगा, उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आया था। वह अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सका। क्या बकवास है? क्या हो रहा है? अंतरिक्ष ऋण ज्ञान के आधार पर जिसे उन्होंने प्राप्त किया था, तथाकथित अंतरिक्ष ऋण सरणी अंतरिक्ष को मोड़ने और दूरियों को कम करने के लिए थी। दो दुनियाओं को जोड़ने वाली एक सुरंग होगी और आपको अंतरिक्ष के माध्यम से छलांग लगाने का प्रभाव होगा। हालांकि यह अंतरिक्ष सुरंग केवल आधी थी, केवल आधा। जब वांग टेन सुरंग से बाहर निकला तो वह इस शून्य पर आया और उसे एहसास हुआ कि आगे की सड़क टूटी हुई थी। यह एक अधूरी अंतरिक्ष सुरंग है। अचानक उसके दिमाग में एक सफेद रोशनी चमकी और उसका चेहरा दर्द से भर गया। शून्यता में लाश, ऐसा क्यों हो रहा है? वांग टेन की दुखी चीखें खामोश और मृत शून्य में गूंज रही थी। जो कोई भी इसे सुनता वह उसके दुख को महसूस करता और उसके लिए रोता। दुर्भाग्य से इस जगह पर उसके अलावा कोई और नहीं था। वांग टेंग ने खुद को जल्दी से शांत करने की कोशिश की। घटना पहले ही हो चुकी थी, इसलिए दूध के बिखर जाने पर रोने का कोई मतलब नहीं था। उसे सोचना था कि कैसे बचकर निकला जाए। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह वहीं पर पैर मोड़कर बैठ गया, शून्य में चुपचाप बैठा रहा, मानो कोई आत्मा हवा में तैर रही हो। विस्फोट से प्रवेश द्वार नष्ट हो गया। जब उसे याद आया कि उसने अपने लिटिंग क्लोन को ऐसा करने का आदेश दिया था तो उसके सिर में दर्द होने लगा। धीरे धीरे वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने मन में अंतरिक्ष ऋण ज्ञान के सभी पहलुओं को खंगालने लगा ताकि घर लौटने का कोई तरीका खोज सके। इस शून्य में ऐसा लग रहा था जैसे समय ही नहीं है। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन उसे थोड़ी भूख लग रही थी। उसने अपने स्पेस रिंग से कुछ खाना निकाला। सौभाग्यवश उसने अपने अंतरिक्ष वलय में बड़ी मात्रा में तारा जानवरों का मांस और अन्य खाद्य पदार्थ रखे थे। खैर, यह एक अच्छी आदत थी। पन्ना की चमकीली ज्वाला शून्य में जल रही थी। वांग टेंग ने इसका उपयोग अपने मांस को बारबेक्यू करने के लिए किया। उसने मांस को भूनते हुए अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा। वह लगातार आहें भर रहा था। आह आह आह, मैं कितना दुखी हूं। सबसे पहले मुझे ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड द्वारा एबिस वर्ल्ड में घसीटा गया। मैंने भागने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं शून्य में गिर गया। मेरा जीवन कितना दुखद है। वांग टेंग ने अपना मांस बारबेक्यू करना समाप्त करते ही अपनी किस्मत पर विलाप करना शुरू कर दिया। उसने मांस को अपने मुंह में डाला और अपने दुख को खाने के लिए प्रेरणा में बदल दिया। खाना खत्म करने के बाद उसने संतुष्टि भरी डकार ली। फिर वह कांप उठा और उसका चेहरा बदल गया। अरे यार, उसने बहुत ज्यादा खा लिया। उसे कम खाना चाहिए क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा। उसे अपना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वांग टेंग ने निर्णय लिया कि अगली बार उसे अपना भोजन सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। खाना खत्म करने के बाद उसकी नजरें चमक उठी और वह गहरी सोच में डूब गया। उसने अंतरिक्ष के वे उपकरण निकाले जो 3 दिव्य आत्माएं उसके अंतरिक्ष वलय से पीछे छोड़ गई थीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनका निरीक्षण किया। मिल गया। कुछ देर बाद वांग टेंग खुश हो गया। उसके हाथ में चमड़े की 3 पुस्तिकाएं दिखीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने उन्हें खोला। जैसी कि उम्मीद थी, उसमें कुछ प्राचीन अंतरिक्ष ऋण ज्ञान दर्ज था। वांग टेंग ने तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान की खामियों को दूर किया और अंतरिक्ष ऋण में अपनी महारत को बढ़ाया। घड़ी टिक टिक कर रही थी। अचानक वांग टेंग के नजदीक एक स्थान पर एक हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव पैदा हुआ। क्रूर ऊर्जा बलपूर्वक बाहर निकल गई। NOWELLBEJAN.CO। वांग टेंग ने तुरंत मुड़कर देखा और देखा कि शून्य में कहीं से कई पतली सफेद दरारें उभर आई हैं। उसने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसके चेहरे पर एक बड़ा बदलाव आया। उसे एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ, इसलिए वह तुरंत भाग गया और उस क्षेत्र से बाहर निकल गया जो चूसने वाली शक्ति से घिरा हुआ था। वह खतरनाक था। उस क्षण उसे शून्य के खतरे का एहसास हुआ। कुछ समय बाद चूषण बल गायब हो गया और पतली सफेद दरारें भर गईं। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वह एक पल के लिए झिझका, फिर वह फिर से क्रॉस लेग करके बैठ गया और तीनों किताबों को पलटना जारी रखा। एक पल को वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने शून्य पर कुछ रोचक जानकारी देखी। शून्य में कई अज्ञात खतरे थे। अभी जो पतली सफेद दरारें थीं, वे विभिन्न कारणों से बनी अंतरिक्ष दरारें थीं।
ये अंतरिक्ष दरारें बेहद अस्थिर और विनाशकारी थीं। अगर कोई अंदर चला जाता तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली योद्धा क्यों न हो, वह टुकड़ों में बिखर जाता। ये भयानक था। इसके अलावा सामान्य मनुष्य शून्य में यात्रा नहीं कर सकते थे। केवल शक्तिशाली योद्धा जो एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके थे ही ऐसा करने की क्षमता रखते थे। हालांकि यहां तक कि एक शक्तिशाली उपस्थिति भी शून्य के आसपास घूमने की हिम्मत नहीं करेगी। एक बार जब वे गलती से एक आयामी दरार में प्रवेश कर जाते हैं तो वे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें शून्य में किसी भी बल विस्फोट या अंतरिक्ष दरारों की अचानक उपस्थिति का सामना नहीं करना चाहिए। दूसरे प्रकार के लोग जो शून्य में यात्रा कर सकते थे वे लोग थे जिनके पास अंतरिक्ष प्रतिभा थी, जैसे वांग टेंग। उन्हें यहां अंतरिक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा और वे छिपे हुए खतरों को भी महसूस कर सकते हैं। बेशक इस प्रकार के लोग शून्य में यात्रा करने वाले दुर्जय योद्धाओं की तुलना में दुर्लभ थे। एक बार फिर वांग टेंग खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। अगर उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा नहीं होती तो उसकी शुरुआती स्तर की सामान्य मंच क्षमता के साथ वह शायद मर चुका होता। वांग टेंग को तीनों पुस्तकें पढ़ने में काफी समय लगा। उनकी आत्मा और ज्ञान शक्तिशाली थे, इसलिए उनकी याददाश्त और समझने की क्षमता भी अद्भुत थी, जिससे वह कम समय में सारी जानकारी याद रख लेते थे। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो उसके चेहरे पर अच्छा भाव नहीं था। इस जगह से निकलने का रास्ता खोजने से पहले मुझे दूसरी दुनिया में एक अंतरिक्ष निर्देशांक छोड़ना होगा। अगर नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वांग टेंग ने पृथ्वी या जिंगवू महाद्वीप पर कोई अंतरिक्ष निर्देशांक नहीं छोड़ा था, इसलिए वह इन दो दुनियाओं का पता नहीं लगा सका। वह अनियंत्रित होकर आहें भरने लगा। ये बुरा था। एक और तरीका था, जब कोई आयामी दरार दिखाई देती तो वह बलपूर्वक आयामी दरार के क्षेत्र को चौड़ा कर सकता था और उसमें से निकल सकता था। लेकिन ये तरीका बहुत चरमपंथी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर कोई दुर्घटना हुई तो वह टुकड़ों में बिखर सकता है। इसके अलावा अगर वह भाग्यशाली भी रहा और भागने में कामयाब भी रहा तो कौन जानता था कि उसका अंत कहाँ होगा। क्या होगा यदि वह सूर्य के अंदर उतर गया? क्या होगा अगर वह किसी अनजान दुनिया में चला गया? यदि वह किसी गड्ढे में गिर गया तो क्या होगा? अल्पविराम। खैर, कुछ भी संभव था। यह तरीका सबसे खराब था। जब तक ईमानदारी से कोई दूसरा विकल्प न हो वह इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। वांग टेंग ने कुछ खाना खाया और उठ खड़ा हुआ। उसने पहले उस इलाके का पता लगाने का फैसला किया। खैर, हो सकता है कि उसे इस खाली जगह में कुछ और रास्ते मिल जाएं। वह उस दिशा में चला गया जहां अंतरिक्ष सुरंग इशारा कर रही थी। उसे नहीं पता था कि यह सही है या नहीं, लेकिन कम से कम यह एक दिशा थी। ये लक्ष्यहीन तरीके से घूमने से बेहतर था। कौन जानता था, शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए। वह चुपचाप आगे बढ़ते हुए अपने आप को सांत्वना दे रहा था। बहुत जल्द ही उसे एहसास हुआ कि जब वह शून्य में चल रहा था तब भी वह अपने शरीर में मौजूद शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यह सुस्त था। सौभाग्य से उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रभावित नहीं हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी गति धीमी हो जाती। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक भटकता रहा। इस दौरान वांग टेंग को कई आयामी दरारों और बल विस्फोटों का सामना करना पड़ा। हर एक मुठभेड़ खतरनाक थी, लेकिन वह अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा के साथ समय रहते उनसे बचने में कामयाब रहा। हालांकि इस शांत वातावरण में वांग टेंग धीरे धीरे चुप हो गया। बात करने के लिए कोई नहीं था और वह केवल लक्ष्यहीन रूप से अपना रास्ता खोज सकता था। उसके साथ केवल एक ही चीज थी, वह था ठंडा और खामोश शून्य। धीरे धीरे उसे थकान महसूस होने लगी। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सुन्न थी। वह समय तो नहीं बता सकता था, लेकिन प्रतिदिन एक भोजन के आधार पर उसने यहाँ 3 महीने से अधिक समय बिताया था। इन 3 महीनों में उसे कुछ नहीं मिला। उसने पहले ही हार मानने का फैसला कर लिया था। यह मेरा आखिरी शॉट होगा। वांग टेंग ने आह भरी। अचानक उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। उसकी पुतलियां हिलने लगीं। शून्य में एक बहुत बड़ी छाया तैर रही थी। ये वांग टेंग से कुछ दूरी पर थी। अगर यह शून्य में इतनी स्पष्ट न होती तो वह इस पर ध्यान नहीं देता। वांग टेंग के सुन्नत चेहरे पर भावनाएं उभरने लगीं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और उसे तेजी से छाया की ओर धकेल दिया। जैसे जैसे वह करीब आया, वांग टेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह एक बहुत बड़ी लाश थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर इसे सीधा किया जाए तो ये 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंची होगी। ये शून्य में तैरता रहा और अपना मूल स्वरूप बनाए रखा। ये नष्ट नहीं हुआ, इसलिए वांग टेंग अभी भी इसका स्वरूप देख सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर।
इसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन इसका सिर अजीब था। इसका माथा बड़ा और हरा सफेद था। कुल मिलाकर यह इंसान जैसा ही लग रहा था। इसका दूसरा विशिष्ट भाग उसके माथे पर बना रहस्यमय और जटिल विशेष चिन्ह था। ये कौन सी प्रजाति है? वांग टेंग ने गहरी सांस ली, चकित महसूस किया। वह लाश के ऊपर से उड़ गया और उसे नीचे देखा। उसने खुद से कहा, यह मर चुका होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि लाश की पलकें अचानक हिलने लगीं। अरे बाप रे! वांग टेन को बहुत बड़ा झटका लगा। वह तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया और लाश को गौर से देखने लगा। उसकी पलकें हिल रही थीं, यहां तक कि उसकी उंगलियां भी हिल रही थीं। ये प्राणी मरा नहीं था। वांग टेंग अचंभित रह गया। ये प्राणी शून्य में कैसे सो सकता है और मरता नहीं? वह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह कैसे संभव है। अचानक लाश की त्वचा से प्रकाश की छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलीं। वे लाश के चारों ओर घनी तरह से नाचने लगीं। वांग टेंग दंग रह गया। उसने ध्यान से प्रकाश के धब्बों को देखा और पाया कि प्रत्येक प्रकाश के धब्बे में एक पतला और सुंदर प्राणी था। उनके एंटीना छोटे थे और उनके पंख पतले और रंगीन थे। उनके पास एक लंबा सकस भी था। ये मई मक्खियां हैं। शून्य मई मक्खियां। वांग टेंग ने बेकाबू होकर भौहें सिकुड़ी। वह सोचने लगा। उसी समय उन्होंने देखा कि जब शून्य से मई मक्खियां उड़ गईं, तो शव की सारी गति शक्ति समाप्त हो गई। ये जीवित नहीं था। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। फिर उसने फिर से खाली पड़ी मईफ्लाइज की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उसकी उपस्थिति का पता चल गया हो और वे एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़े। वांग टेंग का दिल धड़क उठा। आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और शून्य मैफ्लाई की ओर बढ़ गई। हालांकि उसके बाद के दृश्य ने उसे कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। शून्य मई मक्खियों ने वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति को ऐसे खाना शुरू कर दिया जैसे वह कोई स्वादिष्ट भोजन हो। वांग टेंग अचंभित रह गया। यह अचानक हुआ बदलाव पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। शून्य मई मक्खियों ने वांग टेंग द्वारा छोड़ी गई सारी आध्यात्मिक शक्ति को निगल लिया और उसकी ओर उड़ती रहीं। वांग टेंग ने पीछे हटते समय आध्यात्मिक शक्ति का एक और विस्फोट किया। हालांकि शून्य मैफ्लाइज बहुत तेज थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने उसे घेरने से पहले आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से निगल लिया। वांग टेंग ने जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन अचानक उसने देखा कि शून्य मई मक्खियां उस पर हमला नहीं कर रही थीं। इसके बजाय वे उसके इर्द गिर्द उड़ रही थीं। इसके अलावा एक विशेष प्रकार के संबंध के माध्यम से उनके मन में एक सुखद भावना भी प्रवेश कर गई। वांग टेंग, इस परिस्थिति ने उसे अपने छोटे से वाइट की याद दिला दी, जिसे उसने जिंगबू महाद्वीप पर छोड़ दिया था। ये संबंध आध्यात्मिक पालतू अनुबंध द्वारा बनाए गए संबंध के समान था, लेकिन फिर भी कुछ अंतर थे। ये संबंध ज्यादा बेफिक्र और खास था। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य मैफ्लाइज उसकी आध्यात्मिक शक्ति में विलीन हो गई हो। वांग टेंग को अचानक एक विचार आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। खाली मई मक्खियां उसकी हथेली पर रुक गईं। ये संभव है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसे लगा कि उसने गलती से बहुत सारे बच्चों को उठा लिया है। चरम सीमा की ताकत। उदास शून्य में दर्जनों मीटर ऊंची एक लाश चुपचाप तैर रही थी। उसके माथे पर एक क्रॉस लेग्ड आकृति बैठी थी। उस आकृति के चारों ओर तारों की रोशनी जैसे प्रकाश के धब्बे थे, जो उसके चारों ओर नाच रहे थे। वे बेहद चमकदार और रहस्यमयी लग रहे थे। वांग टेंग शून्य मई मक्खियों से परिचित होने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा जैसे ये शून्य मई मक्खियां उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार थीं। वे उसके कान, उसकी आंखें और यहां तक कि उसके तीसरे हाथ की तरह थीं। इस शून्य में व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति की सीमा अत्यंत सीमित थी, लेकिन ये शून्य मक्खियां दूर तक उड़ सकती थीं और वह अभी भी उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। इससे पहले वो दर्जनों शून्य मई मक्खियों को सभी दिशाओं में उड़ा चुका था। उनके माध्यम से वो ये समझ सकता था कि स्थिति उसकी वर्तमान पहुंच से परे थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शून्य में इतना सुखद आश्चर्य होगा। वांग टेंग के चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद का मजाक उड़ा रहा हो। उसे नहीं पता था कि ऐसा दिलचस्प बदलाव क्यों हुआ था। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया था? वांग टेंग को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने इसे अपने दिमाग के पीछे रख दिया। फिर उसकी आंखें चमक उठी और शून्य में रहने वाली मक्खियां शून्य की खोजबीन करने के लिए और आगे निकल गईं। जैसे ही उसने देखा कि शून्य मई मक्खियां एक एक करके शून्य क्षितिज में लुप्त हो रही हैं, वांग टेंग ने अपना सिर नीचे किया और गहरी सोच में डूबे हुए नीचे पड़े विशाल शव को देखा।
उसने अपना मुंह क्यों निकाला और अपने पैर के पास थपथपाया। उसका शरीर अचानक ऊपर उठा और वह उस विशाल लाश की ओर झपटा। धमाका! एक विशाल शव पर शक्ति का विस्फोट हुआ। हालांकि इससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई वह धातुओं के आपस में टकराने जैसी थी। लाश की त्वचा पर केवल एक सफेद निशान बचा था। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर लाश को आश्चर्य से देखा और फिर दांत पीसते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं लाश से निपट सकता हूं। उसने अपने पूरे शरीर में बल को समायोजित किया और उसे अपने मुंह के ऊपर केंद्रित किया तथा उसे पुनः नीचे की ओर झुकाया। हत्या का इरादा विस्फोट। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने इस बार डार्क फोर्स का इस्तेमाल किया और अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। तब आखिरकार उस विशाल लाश के हाथ पर एक छोटा सा घाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी छोटे चाकू से काटा गया हो। वांग टेंग ने घाव को खाली आंखों से देखा। वह देखने के लिए उसके करीब भी झुका। ये वास्तव में एक छोटा सा घाव था। वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी डार्क फोर्स पहले से ही सामान्य अवस्था में थी और उसकी आक्रमण शक्ति कमजोर नहीं थी। फिर भी वो विशाल लाश पर केवल एक छोटा सा घाव ही छोड़ सका। ये लाश जब जीवित थी तब कितनी मजबूत थी, वांग टेंग ने कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि लाश जितनी भयानक थी उतनी ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। वह कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा और अपना शूटिंग स्टार स्पाइरल निकाला। आध्यात्मिक गति के साथ उसने घाव पर जोरदार वार किया। स्लैश! अंततः घाव बड़ा हो गया और सुनहरे रक्त की एक बूंद बहकर नीचे टपकने लगी। सुनहरा खून! वांग टेंग दंग रह गया। हालांकि उसे इसे इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक पल के लिए सोचा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई, जिससे सुनहरा खून उसके पास आ गया। उसने इसे एक छोटी जेड बोतल में संग्रहित किया। यद्यपि यह खून की एक बूंद मात्र थी, परंतु विशाल शव के आकार को देखते हुए जेड बोतल को पूरी तरह भरने के लिए एक बूंद ही पर्याप्त थी। वांग टेंग ने छोटी जेड बोतल को वापस स्पेस रिंग में रख दिया और वापस आने के बाद उसका अध्ययन करने की योजना बनाई। फिर उसने अपने शूटिंग स्टार स्पाइरल से घाव पर वार करना जारी रखा। आधे घंटे बाद घाव कुछ इंच चौड़ा हो गया था और भी सुनहरा खून बह रहा था। उसी समय एक विशेषता बुलबुला गिरा। मुझे पता था। वांग टेंग की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने इसे उठा लिया। अल्टिमा की ताकत तारांकन 1। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चरम सीमा! उसे वास्तव में लाश से एक अल्टिमा विशेषता मिली। अंतिम चेतावनी क्या थी? ये चेतन क्षेत्र से भी उच्चतर क्षेत्र था तथा इसकी शक्ति कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। यदि चेतन क्षेत्र केवल विलक्षण व्यक्तियों तक ही सीमित होता तो अनगिनत विलक्षण व्यक्तियों में से केवल कुछ ही इस असाधारण शक्ति की सीमा को समझ पाते। इस समय उसके मन में एक विशालकाय पर्वत जैसी आकृति उभरी। उसे परम शक्ति का एहसास हो रहा था। असीम भूमि पर चलते हुए वह अपने हाथ या पैर के एक झटके से पहाड़ों को तोड़ सकता था और घाटियों को समतल कर सकता था। उसके पास असीम शक्ति थी। उसके मन में एक अजीब और रहस्यमयी बात घर कर गई। वांग टेंग अभिभूत था। ये सिर्फ एक अंतिम बिंदु था, लेकिन उसने पहले ही इसे समझ लिया था। ये वाकई अविश्वसनीय था। अब जबकि उसे चरम सीमा की समझ आ गई थी, अपने हाथ की एक लहर से वांग टेंग भयानक शक्ति का प्रयोग कर सकता था। यह उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। वांग टेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने सामने पड़ी लाश को ऐसे देखा जैसे वह किसी बड़े खजाने को देख रहा हो। आगे है। शूटिंग स्टार सर्पिल ने शून्य में ठंडी रोशनी की किरण बनाई। वांग टेंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया और उसे विशाल लाश में घुसा दिया। उनके अथक प्रयासों से शव पर घाव दिखने लगे। सुनहरे रक्त की बूंदें बह रही थीं। वांग टेंग की शून्य अपशिष्ट नीति थी और उसने अच्छी मात्रा में सुनहरा रक्त एकत्र किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसे जेड बोतलों में भरकर उसने उन्हें अपने स्पेस रिंग के कोने में वापस फेंक दिया। उसी समय विशेषता बुलबुले भी गिर गए जो शून्य में इधर उधर तैर रहे थे। अल्टिमा की ताकत तारांकन 1। अल्टिमा की ताकत तारांकन 1। अल्टिमा की ताकत तारांकन 1। अल्पविराम। वांग टेंग बहुत खुश था क्योंकि उसने उन सभी को उठा लिया था। कुछ संघर्ष के बाद वह अल्टिमा की शक्ति के 12 अंक प्राप्त करने में कामयाब रहा। अल्टिमा के निशान उसके शरीर और स्मृति में एकीकृत और मिश्रित हो गए, जिससे वांग टेंग को शक्ति की अवधारणा का नया ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही है ताकत। NO12B Jan.co। उसके हृदय में अचानक एक आत्मज्ञान हुआ।
यह अकल्पनीय था। अगर उसे सच में समझाना होता कि ताकत क्या होती है, तो वह उसे ठीक से नहीं समझा पाता। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि यही ताकत है। वांग टेंग अंततः रुक गया। वह बहुत थक गया था। उस विशाल शव पर घाव करने के लिए उसे अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी। उसकी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। वह विशाल शव वाकई भयानक था। उस कठोर और शक्तिशाली शरीर ने वांग टेंग को परेशान कर दिया था। सौभाग्य से इस सारे संघर्ष के बाद उसने उसमें से कुछ हासिल कर लिया था। वांग टेंग ने अभी आराम करने का फैसला किया। वैसे भी वह इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसे आगे की कार्रवाई तय करने से पहले इस लाश को साफ करना चाहिए। वरना अगर वह शून्य से निकल गया और इस खजाने को छोड़ दिया, तो उसके पास पछतावे में रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसने अपनी शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए एक ऊर्जा पत्थर निकाला। सौभाग्य से उसने ब्लैक्रो सिटी के भूमिगत स्थान में अंधेरे प्रेतों से संबंधित सभी खजानों को इकट्ठा कर लिया था। अब उनका अच्छे से उपयोग किया जा सकता था। वह केवल अपनी शक्ति को बहाल कर सकता था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करना एक अलग मुद्दा था। आध्यात्मिक शक्ति को पुनः करने वाले खजाने दुर्लभ थे। ऐसे खजानों के बिना उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाती। अतीत में उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वह अपनी क्षीण आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए गुण बुलबुले उठाता था। हालांकि अब जब वह ऐसी स्थिति में था, तो उसे पता था कि वह उस समय कितना धन्य था। अफसोस, अब जब वह इस स्थिति में आ चुका था, तो वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। डरावने प्राचीन देवता। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की बहाली की दर बहुत धीमी थी। वांग टेंग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केवल तभी बहाल कर सकता था जब वह अपनी शून्यमयी मक्खियों के माध्यम से दूर की स्थिति को महसूस कर सकता था। शून्य में मक्खियां बहुत समय से उड़ रही थीं और बहुत दूर तक यात्रा कर चुकी थीं। उस छोटे से कनेक्शन के जरिए उसने स्थिति को समझने की कोशिश की। दुर्भाग्य से शून्य में अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। उस विशाल शव का अस्तित्व सचमुच अप्रत्याशित था। वांग टेंग ने अपनी आंखें खोलीं और भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में 10वें हिस्से तक भी बहाल नहीं हुई थी। फिर उसने अपनी स्पेस रिंग को स्कैन किया, खास तौर पर डार्क प्रेत से मिली लूट को। उसे पहले उन्हें देखने का मौका नहीं मिला था और उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है। यहाँ बहुत सारे खजाने थे। अगर उसे कोई ऐसा खजाना मिल जाए जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल कर सके, तो इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने अंतरिक्ष के छल्लों को एक एक करके ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। जब वह अपने आखिरी स्पेस रिंग पर पहुंचा तो उसने पहले ही हार मान ली थी। उसने उस पर ध्यान से नजर डाली, लेकिन वह दंग रह गया। कौन जानता था, उसे वास्तव में एक रहस्यमयी लहर महसूस हुई। अगले ही पल उसके हाथ में एक वस्तु दिखाई दी। ये काले रंग की लकड़ी का एक टुकड़ा था। देखने में ये साधारण सा लगता था, लेकिन इसमें से हल्की सी खुशबू आ रही थी। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और उसे अपने मन में प्रासंगिक स्मृति मिल गई। शांति की लकड़ी। यह एक दुर्लभ खजाना था जो किसी की आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्स्थापित कर सकता था। वांग टेंग ने इसके बारे में पहले केवल सुना था और वह नहीं जानता था कि यह वास्तव में उसके खजाने में मौजूद है। मैंने जैकपॉट मार लिया है। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों के बीच शांति की लकड़ी रखी। फिर उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में कुछ ठंडा लेकिन गर्म बह रहा है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में उछाल आया, जिससे उसकी रिकवरी में तेजी आई। अफवाहें सच हैं। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। अल्पविराम। समय बीतता गया और वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति जल्द ही बहाल हो गई। फिर उसने उस विशाल शव पर हमले जारी रखे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्टिमा की ताकत तारान कनेक। 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 NOWELLBEIN.CO। दिनों की गिनती भूल जाने के बाद वह विशाल शव अब पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। वह एक विशालकाय चींटी की तरह था जो किसी चींटी को कुतर रही थी। वांग टेंग खुद की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। वह एक शक्तिशाली लाश को इस दयनीय स्थिति में बदलने में कामयाब रहा। उनकी दृढ़ता असाधारण थी। अंत में वह अब अल्टिमा की ताकत की कोई विशेषता नहीं उठा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह सीमा तक पहुंच गया था। उनकी चरम सीमा की ताकत 56 अंक तक पहुंच गई थी। अल्टिमा की ताकत 56/100 प्रथम स्तर। वांग टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। वह इससे अधिक की कामना नहीं कर सकता था।
अल्टिमा की शक्ति प्राप्त करना पहले से ही एक महान भाग्य था। अंत में उसका फेस विशाल लाश के सिर पर गिर गया। केवल सिर अभी भी बरकरार था। वांग टेंग ने इसे अंत के लिए छोड़ दिया था। मस्तिष्क वह स्थान है जहां स्मृति संग्रहित होती है। यदि वह उस पर आक्रमण करता तो उसे क्या मिलता? वांग टेंग को बहुत उम्मीदें थीं। कुछ देर आराम करने और पेट भरने के बाद वांग टेंग ने लाश के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम, झुके हुए सिर पर लगातार भयानक हमले हुए। काफी समय बाद घाव दिखाई देने लगा और कुछ विशेषता बुलबुले बाहर गिर गए। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत अपने श्रम का फल लेने के लिए चला गया। इंपीरियल रियल स्पिरिट 10 प्राचीन भगवान का शरीर तारांकन 1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्राचीन देव भाषा तारांकन 1 इंपीरियल रियल स्पिरिट 8 शाही क्षेत्र ज्ञानोदय 5 अल्पविराम। जैसे ही विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेंग प्रसन्न हो गया। शाही राज्य भावना शाही क्षेत्र का ज्ञान। वह वास्तव में शव से शाही क्षेत्र की आत्मा और ज्ञान प्राप्त करने में कामयाब रहा। उनकी आत्मा और ज्ञान शाही क्षेत्र में थे और वह समझते थे कि शाही क्षेत्र में आगे बढ़ना कितना कठिन था। ऐसे लोगों से मिलना बहुत कठिन था जिनमें शाही साम्राज्य की आत्मा और ज्ञान था, लेकिन उन्हें यहाँ किसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे यह अजीब नहीं लगा। लाश जब जिंदा थी तो बहुत शक्तिशाली रही होगी, इसलिए उसके पास इंपीरियल दायरे की आत्मा और ज्ञान होना उचित था। वास्तव में जब ये जीवित था तो यह इससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता था। वह तो केवल बचा हुआ भोजन एकत्र कर रहा था। हालांकि वांग टेंग के लिए वह पहले से ही उस बड़े आदमी की उंगली से लीक हुई अच्छी चीजों से काफी लाभान्वित हो चुका था। अचानक उसका मन डोल गया। प्राचीन ईश्वर का शरीर, ये सर्वोच्च स्तर का धर्मरथ था जो आकाश श्रेणी से भी ऊपर था। वांग टेंग हैरान रह गया। उसे पता था कि लाश का सिर उसे बहुत बढ़िया चीजें दिलाएगा, लेकिन इस स्तर की चीज उसके सबसे अजीब सपनों से भी परे थी। इस समय यादें उसके मन में उमड़ने लगीं। एक ग्रह पर एक विशालकाय आकृति बैठी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये सही था, एक ग्रह। यह आकृति ग्रह की जीवन शक्ति को ग्रहण कर रही थी, स्वयं को संयमित और गढ़ रही थी। उसके शरीर पर आकाश में नक्षत्रों की तरह शिराएं और छिद्र प्रकट हुए और क्यूई ग्रह के ऊपर प्रवाहित हुई, उसके शरीर में विलीन हो गई और अंततः उसे मजबूत बना दिया। उसकी आंखों के बीच एक अजीबोगरीब और रहस्यमयी प्रतीक दिखाई दिया। उसके नीचे का ग्रह धीरे धीरे धूसर हो गया, जिससे एक बेजान आभा निकल रही थी। यह अंततः टूट गया और उल्काओं में बदल गया जो दूर चले गए। वह विशालकाय आकृति उठी और बिना किसी हिचकिचाहट के शून्य की गहराई में चली गई और गायब हो गई। वांग टेंग को होश आ गया। वह अवाक रह गया। उसने अपना सूखा मुंह खोला और अनजाने में अपनी लार निगल ली। मैंने ये किया, उसने खुद से कहा। यह प्राचीन ईश्वरीय शरीर शास्त्र उसकी कल्पना से परे था। यह बहुत भयानक और शक्तिशाली था। पृथ्वी पर रैंक के आधार पर यह आकाश रैंक से भी अधिक होगा। इसे परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। प्राचीन देव के शरीर के अलावा वांग टेंग ने प्राचीन देव भाषा के लिए विशेषता बुलबुला भी प्राप्त किया था। प्राचीन देव भाषा एक प्राचीन भाषा थी जो देवताओं की एक प्राचीन जाति से संबंधित थी। जब भाषा की स्मृति उसके मन में विलीन हो गई तो वांग टेंग को प्राचीन देवताओं की कठिन स्थिति समझ में आ गई। जाहिर है, ये शव किसी प्राचीन देवता का था। हर एक प्राचीन देवता एक प्राकृतिक साधक था। वे तुलना से परे शक्तिशाली थे और ग्रहों को अपने साधना संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे सब कुछ लूट लेते थे और तारों वाले आकाश में घूमते थे। उनका ठिकाना रहस्यमय था। सौभाग्यवश प्राचीन देवता बहुत अधिक नहीं थे, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और घायल सिर को देखा। फिर उसने उस पर लगातार हमले जारी रखे। इंपीरियल रियल स्पिरिट 3 शाही क्षेत्र ज्ञानोदय 2 इंपीरियल क्षेत्र आत्मा तारांकन 1 अल्पविराम। यह अफसोस की बात थी कि जो कुछ बचा था वह केवल आत्मा और ज्ञान के गुण थे। कोई अन्य विशेष गुण नहीं थे। यहाँ तक कि आत्मा और ज्ञान के गुणों की संख्या भी इतनी कम हो गई कि वे फिर कभी प्रकट नहीं हुए। वांग टेंग ने खेती करना बंद कर दिया और कुचली हुई लाश को देखा। वह अपनी नाक को छूने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वह बहुत आगे निकल गया था? एक प्राचीन देवता की मृत्यु हो गई थी और वांग टेंग को अभी भी उसकी लाश के साथ खिलवाड़ करना था। अगर उसे पता होता कि क्या हो रहा है तो वह शायद नरक से बाहर कूद जाता और उसे मार डालता। वांग टेंग खांसने लगा और अपराध बोध में सिर हिलाने लगा। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और प्राचीन देवता की लाश को दूर धकेल दिया।
चले जाओ, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अंतरिक्ष बवंडर। वह शून्य मृत और विशाल था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई जीवित चीज मौजूद नहीं है। हालांकि इस वातावरण में एक आकृति तेजी से उड़ रही थी। इस आकृति के सामने बहुत से प्रकाश बिंदु शून्य की गहराई की ओर उड़ रहे थे। वे बहुत छोटे लेकिन तेज थे। वे शून्य से बिजली की चमक की तरह गुजर गए और अपने पीछे दूर तक फैली रोशनी की एक रेखा छोड़ते चले गए। वांग टेंग ने शून्य में फ्लाइज का पीछा किया और अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा को अधिकतम तक सक्रिय किया। उसकी गति धीमी नहीं थी और वह ठीक काम कर रहा था। हालांकि उसकी अंतरिक्ष यात्रा की एक सीमा थी। वह बहुत दूर तक नहीं कूद सकता था, इसलिए वह लंबी दूरी की यात्रा पूरी करने के लिए केवल लगातार कूदना ही चुन सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह शून्य में फ्लाइज की गति को पकड़ने में सक्षम नहीं होता। बेशक वह शून्य में रहने वाली मक्खियों से उनकी गति कम करने के लिए कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। इस अंतहीन शून्य में एक बार जब वह सुस्त पड़ने लगता तो वह सुन्न हो जाता। वह पहले भी ऐसी ही अवस्था में आ चुका था। अगर शून्य मक्खियों और प्राचीन भगवान की लाश की उपस्थिति न होती तो शायद वह अपनी मूर्छा से नहीं जाग पाता। उसके स्पेस रिंग में मौजूद ऊर्जा के पत्थर बहुत तेजी से खर्च हो रहे थे। उनमें से एक छोटा हिस्सा पहले ही बेकार हो चुका था। उसने उन्हें शून्य में फेंक दिया। चूंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं था, इसलिए उसे अपनी फोर्स को पुनः प्राप्त करने के लिए इन फोर्स पत्थरों पर निर्भर रहना पड़ा। इनके बिना उसके शरीर में फोर्स बहुत पहले ही सूख चुका होता। वह इस शून्य में इतने लंबे समय तक उछल कूद नहीं कर पाता। लेकिन अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का बार बार इस्तेमाल करने के अपने फायदे भी थे। अब उसे अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा की गहरी समझ थी। ये शून्य एक आयामी दरार के भीतर स्थित था। यहाँ शक्तिशाली अंतरिक्ष उतार चढ़ाव थे, इसलिए अंतरिक्ष प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए यह सबसे अच्छा साधना स्थल था। दुर्भाग्य से ये शून्य बहुत खतरनाक था। उसे हर समय अंतरिक्ष में दरारें और ऊर्जा में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता था। किसी भी लापरवाही से उसकी जान जा सकती थी और यह एक भयानक मौत होगी। वांग टेन को शून्य में यात्रा करते समय हमेशा ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। शून्य की मई मक्खियां अगर रास्ता न दिखाती और आगे आने वाले खतरों को न देखती तो अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती। काफी समय के बाद एक निश्चित दिशा में स्थित शून्य मक्खियों ने अचानक उससे संपर्क खो दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन तुरंत रुक गया। उसकी आंखें चमक उठी और वह एक पल के लिए झिझका, फिर वह उस दिशा की ओर उड़ गया जहां गायब हो चुकी शून्य मई मक्खियां जा रही थीं। वह सावधानी से आगे बढ़ा। कुछ ही देर बाद वह अचानक रुक गया और हतप्रभ सा दिखने लगा। सामने खाली जगह से एक भयावह और अदृश्य बवंडर उसकी ओर बढ़ रहा था। तूफान जहां भी जाता, जगह टूट जाती और सफेद रेखाएं दिखाई देने लगती। संपर्क होने वाली शून्य मई मक्खियां गलती से बहुत करीब चली गई थीं और तूफान में बह गईं। इस तूफान की ताकत के आधार पर वे शून्य मई मक्खियां शायद मर चुकी थीं। वांग टेंग ने जवाबी हमला किया। उसने तूफान के बीच में बहुत सी चीजें देखी। वहां टूटी हुई चट्टानें और तरह तरह के कबाड़ थे, पता नहीं कहां से आए थे। वह बहुत दूर था और तूफान बहुत तेज गति से घूम रहा था, इसलिए वह अंदर की वस्तुओं को पहचान नहीं पाया। इसके अलावा वांग टेंग ने कुछ अज्ञात तारा जानवरों की लाशें भी देखीं। बाकी लाशें इंसानों जैसी दिख रही थीं। उसे नहीं पता था कि वे कहां से आई थीं। ये बवंडर कितने आयामों तक गया कि इसमें इतनी सारी लाशें थीं। आखिरकार वांग टेंग को प्राचीन देवता की लाश शून्य के एक बड़े हिस्से की यात्रा करने के बाद ही मिली थी। प्राचीन देवता की लाश की बात करें तो उन्होंने इसे अंतरिक्ष बवंडर में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह विशुद्ध भाग्य के आधार पर इसे खोजने में कामयाब रहे। वांग टेन को इस बात का पूरा संदेह था कि लिटिल जी से उसे जो किस्मत मिली थी वह अपना असर दिखाने लगी थी। जैसी कि उम्मीद थी, वह लेडी लक का बेटा था। हालांकि इस समय वांग टेन के मन में अंतरिक्ष बवंडर में पड़ी लाशों के बारे में कोई विचार नहीं था। अंतरिक्ष में तूफान बहुत भयानक था। उसके पास केवल एक ही विकल्प था कि वह उससे बचकर निकल जाए। वह उसके करीब जाने की हिम्मत क्यों करेगा? अभी जब वह उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे लगा कि उसके सामने से एक तेज खिंचाव आ रहा है। यह उसे बवंडर की ओर खींच रहा था। ध्यान रहे, वह अंतरिक्ष बवंडर से काफी दूर था, लेकिन वह लगभग उसमें समा गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना भयावह था। वैसे भी वे वस्तुएं और लाशें असाधारण ही होंगी क्योंकि वे बवंडर में जीवित रहने में सक्षम थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। पीछे हटते समय वांग टेन की आंखें चमक रही थीं। वह गहरे विचार में बवंडर को घूर रहा था।
उसने अपनी थोड़ी को छुआ और एक योजना पर विचार किया। अचानक उसे झटका लगा। उन्होंने अंतरिक्ष बवंडर में विशेषता बुलबुले देखा। अंतरिक्ष बवंडर के अंदर का वातावरण बहुत अस्त व्यस्त था, इसलिए पहली नज़र में उन्हें विशेषता बुलबुले की उपस्थिति का पता नहीं चला। अब जब उसने ध्यान से अंदर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वहां बहुत सारे बुलबुले थे। उनकी संख्या काफी थी। वांग टेन को प्रलोभन हुआ। बाघ के मुंह से वस्तुओं और लाशों को छीनना मुश्किल था, लेकिन ये गुण बुलबुले निराकार थे। चूंकि वह अकेला था जो उन्हें देख सकता था, इसलिए उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें उठाना मुश्किल नहीं होगा, है न? उसने दांत पीसते हुए निर्णय लिया। उसने कोशिश करने का निश्चय किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और सावधानीपूर्वक बवंडर की ओर बढ़ी। धमाका! वांग टेन के मन में एक विस्फोट हुआ। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो रही है। उसने उस पर से पूरी तरह नियंत्रण खो दिया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद गिरी। यह बहुत भयावह था। यह अंतरिक्ष बवंडर एक बड़े पैमाने पर मांस की चक्की थी। वांग टेंग ने गुण बुलबुले को देखा। हार न मानने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से बढ़ाया। इस बार उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसने इसे एक मजबूत धागे में गूंथकर गुण बुलबुले पर फेंक दिया। धमाका! एड्स बाय पब फ्यूचर। एक बार फिर धमाकों की आवाजें सुनाई दी। हालांकि इस बार आध्यात्मिक शक्ति नहीं टूटी। ये संभव है। वांग टेन खुश हुआ, लेकिन उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से निकटतम विशेषता बुलबुले के पास गया और उन्हें खींच लिया। बवंडर की चूषण शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, जिसने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को भी नष्ट कर दिया। वांग टेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी ताकत से नियंत्रित किया और उसे बवंडर से दूर खींच लिया। वह अंतरिक्ष बवंडर के साथ रस्साकशी में था। यदि ऐसे लोग हों जो अंतरिक्ष बवंडर से टकराने के बाद भी बच निकलने में सफल रहे हों, तो वे ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वांग टेन ने अंतरिक्ष बवंडर से कुछ छीनने का साहस किया। बूम बूम बूम। NOWELBEIN.CO। वांग टेन का दिमाग विस्फोटों से भर गया था। उसने पागलों की तरह अपनी शाही साम्राज्य की आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निकाला ताकि वह बवंडर से थोड़ा थोड़ा करके विशेषता बुलबुले को खींच सके। कुछ समय बाद एक हल्की सी आवाज के साथ उसने अंततः विशेषता बुलबुले बाहर खींच लिए। वांग टेन को डर था कि वे फिर से अंतरिक्ष तूफान में बह जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें तुरंत उठा लिया। अंतरिक्ष तारांकन 70, अंतरिक्ष तारांकन 81, अंतरिक्ष तारांकन 126, अंतरिक्ष बवंडर तारांकन 1। अल्पविराम। जैसे ही बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेन कांप उठा। ज्यादातर बुलबुलों में स्पेस विशेषता थी। इससे उनकी स्पेस विशेषता तुरंत कई गुना बढ़ गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अंतिम विशेषता बुलबुला, अंतरिक्ष बवंडर। यह एक अत्यंत दुर्लभ अंतरिक्ष कौशल विशेषता बुलबुला था। घर वापसी का रास्ता मिल गया। अंतरिक्ष बवंडर ने तबाही मचाना जारी रखा। ये जहां भी जाता वहां अराजकता फैल जाती। दूसरी ओर वांग टेन को अपने लाभ का एहसास हो गया। अंतरिक्ष बवंडर के निर्माण की प्रक्रिया उसके दिमाग में आई। संयोग से अंतरिक्ष ऊर्जा के विस्फोट ने ऊर्जा को उग्र रूप से चक्कर लगाने के लिए प्रेरित किया। यह अधिक से अधिक हिंसक हो गया और धीरे धीरे एक बवंडर की आंख में बदल गया। फिर यह धीरे धीरे एक बवंडर बन गया। वांग टेन की निगाहें तीव्र हो गईं। यह अंतरिक्ष कौशल बहुत शक्तिशाली था। उसके ठीक सामने एक प्राकृतिक रूप से बना अंतरिक्ष बवंडर था। इसे देखते हुए और यह सोचते हुए कि वह भविष्य में खुद भी एक अंतरिक्ष बवंडर बना सकेगा, भले ही उसकी शक्ति इसका केवल 0.1% ही क्यों न हो, यह एक असाधारण कदम था। वांग टेन ने गहरी सांस ली। उसे अपने मन की आध्यात्मिक शक्ति पर भारी दबाव महसूस हुआ। रस्साकशी आसान लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति शाही दायरे में नहीं होती तो वह अंतरिक्ष बवंडर से विशेषता बुलबुले छीनने के बारे में भी नहीं सोचता। इस समय वह बवंडर में अन्य विशेषता बुलबुले को देख रहा था। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने शांति की लकड़ी निकाली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अगले कुछ दिनों तक वह अंतरिक्ष बवंडर का बारीकी से पीछा करता रहा। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने अंदर के गुणकारी बुलबुले को छीनने के लिए उसे बाहर धकेल दिया। अब वह अनुभवी हो चुका था, इसलिए अगली कुछ कोशिशें बहुत आसान थीं। वह एक ही बार में सफल हो जाता था। कोई असफलता नहीं थी। हालांकि वह हर बार सिर्फ कुछ ही विशेषता वाले बुलबुले निकाल पाता था, लेकिन ये काफी था। वह खाली हाथ नहीं लौटता था।
उन्होंने जो विशेषता बुलबुले निकाले उनमें से अधिकांश अंतरिक्ष विशेषताएं या अंतरिक्ष बवंडर विशेषताएं थीं। कोई अन्य विशेषताएं नहीं थीं। अचानक एक दिन वांग टेंग ने महसूस किया कि अंतरिक्ष बवंडर में ऊर्जा अचानक असाधारण रूप से हिंसक हो गई है। अंतरिक्ष बवंडर भी पागल हो गया। वांग टेंग के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसके दिल में एक अशुभ एहसास तैर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह निर्णायक था और उसने तुरंत ही विशेषता बुलबुले उठाना बंद कर दिया। वह तेजी से दूर भाग गया। वह तब तक भागता रहा जब तक कि उसे अपने पीछे अंतरिक्ष का बवंडर दिखाई नहीं दिया। इसी समय पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट लगातार जारी रहा। भयावह ऊर्जा तरंगे उसकी ओर बढ़ी, जिससे उसके कपड़े और बाल शोर मचाते हुए उड़ गए। वांग टेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह भयभीत हो गया। क्या अंतरिक्ष बवंडर अभी अभी फटा है? ये बल बहुत डरावना था। वह बहुत दूर भाग गया था, लेकिन फिर भी वह विस्फोटों का असर महसूस कर सकता था। यह अविश्वसनीय था। अचानक उसे लगा कि वह भाग्यशाली है। सौभाग्य से वह समय रहते बच गया। अगर ऐसा नहीं होता तो अंतरिक्ष बवंडर के उसके बहुत करीब होने के कारण उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होता। वांग टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह शून्य में पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी उपलब्धियों की गिनती करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसकी अंतरिक्ष विशेषता काफी बढ़ गई थी। स्थान 7120 बटा 10,000। उसे स्टार मेपल सिटी में युद्ध याद आ गया। शैतान भगवान ने अपनी 5 उंगलियों से 5 आयामी दरारें बनाई। उस समय उसने जो अंतरिक्ष गुण छोड़े थे उससे उसे अपने अंतरिक्ष गुण को लगभग 4000 तक बढ़ाने की अनुमति मिली। अब ये फिर से चढ़ गया और 7000 तक पहुंच गया। ये 10,000 के पूर्ण चरण के करीब पहुंच रहा था। उन्होंने सोचा कि 10,000 का आंकड़ा छूने के बाद क्या बदलाव होंगे। इसके अलावा उनका अंतरिक्ष टोर्नेडो कौशल भी बढ़ गया। अंतरिक्ष बवंडर 76 बटा 100 आधार। यह अंतरिक्ष कौशल बेहद कठिन था। वांग टेंग अभी केवल नींव के स्तर पर था, इसलिए अगर वह इसे सफलतापूर्वक निष्पादित करना चाहता था तो यह आसान नहीं था। हालांकि वांग टेंग चिंतित नहीं था। अगर उसके पास कोई विकल्प नहीं था तो वह अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए अभी भी अपनी खाली विशेषताओं को यहां जोड़ सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आधे घंटे बाद वांग टेंग उठे और अंतरिक्ष बवंडर के स्थान की ओर चल पड़े। अंतरिक्ष बवंडर में बहुत सी वस्तुएं और लाशें थीं। अगर उनमें से एक या दो भी विस्फोट से बच जाते तो उसे बहुत फायदा होता। दुर्भाग्य से जब वांग टेंग करीब पहुंचे तो वहां केवल एक खामोश शून्य बचा था। अंतरिक्ष बवंडर में टूटी चट्टानें और लाशें सब गायब हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी यहां थे ही नहीं। वांग टेंग ने आह भरी। सच में वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वह मुड़ा और शून्य में मक्खियों का पीछा करते हुए आगे चला गया। अल्पविराम। समय फिर से उड़ गया। अंतरिक्ष बवंडर से सामना करने के बाद वांग टेंग के पास कोई और मुठभेड़ नहीं थी। वह केवल शून्य में लक्ष्यहीन रूप से घर का रास्ता खोज सकता था। उसने कोई प्रगति नहीं की। फिलहाल वह एक विशाल चट्टान पर पैर मोड़े बैठा था और चुपचाप शून्य में तैर रहा था। उन्होंने कुछ समय पहले ही इस विशाल चट्टान की खोज की थी। यह एक छोटे से द्वीप की तरह था जिसका आकार लगभग आधे बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर था। वांग टेंग यहां अस्थायी रूप से आराम करने के लिए उतरे थे। ईमानदारी से कहूं तो इस खाली जगह में बैठने के लिए जगह मिलना एक विलासिता थी। इस समय वह अपने बारबेक्यू किए हुए मांस को ऐसे चबा रहा था जैसे वह मोमबत्ती का मोम हो और सोच रहा था कि उसे कैसे निकलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उसने एक बड़ा इलाका खोज लिया था, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया था। परिणाम निराशाजनक था। अगर उसकी मानसिकता मजबूत नहीं होती तो वह पागल हो जाता। NOWELLBEIN.CO। वह भौंचक्का रह गया और सोचने लगा। उसने अपनी सारी विधियों और अपनी विशेषताओं के पैनल को बार बार देखा, हर बार ध्यान से जांच की। दुर्भाग्यवश उनकी अंतरिक्ष प्रतिभा के अलावा कोई अन्य तरीका उपयोगी नहीं था। वांग टेंग ने उसके बाल पकड़ लिए। ये बहुत कठिन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत मुश्किल। क्या उसे अपना शेष जीवन इसी शून्य में रहना था? नहीं, वह अभी भी जवान था और उसने बहुत ज्यादा खुशी के पल नहीं देखे थे। वह यहाँ चुपचाप अकेले बिना किसी की सूचना के नहीं मर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि शून्य में रहने वाली मई मक्खियों ने वांग टेंग के मूड को भांप लिया था। वे उड़कर उसके पास आ गईं और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं, मानो उसे सांत्वना दे रही हो। तुम छोटी छोटी चीजें बहुत संवेदनशील होती हो। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसे लिटिल व्हाइट का ख्याल आया।
वह लिटिल व्हाइट की वजह से मार्शल आर्ट के रास्ते पर आया था। उस समय मार्शल योद्धाओं का एक समूह लिटिल व्हाइट के लिए लड़ रहा था। दोनों पक्ष घायल हो गए, जिससे उसे उनके गुण बुलबुले इकट्ठा करने का मौका मिला। बस इसी तरह वह एक मार्शल शिष्य बन गया। ऐसा लगा जैसे कल की ही बात हो। यद्यपि मार्शल आर्ट का मार्ग खतरनाक और कठिन था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। इस युग में यदि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करता तो वह हीन होगा। एक पल में वांग टेन की नजर तेज और दृढ़ हो गई। उसके माता पिता लिन चुहान, डैन ताइक सुआन, गोरलिन। वांग टेन जानता था कि वे सभी उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। उसे जीवित रहना होगा। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। छोटे सफेद, ये सही है, लिटिल व्हाइट। वांग टेन को अचानक कुछ याद आया। उसके और लिटिल व्हाइट के बीच एक आध्यात्मिक पालतू अनुबंध था। क्या वह इस कनेक्शन का उपयोग करके जिंगबू महाद्वीप के निर्देशांक को महसूस करने में सक्षम होगा? जैसे ही यह विचार मन में आया, ये और भी प्रबल हो गया। वांग टेंग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और उस भाग्यशाली संबंध की तलाश करने लगा। ये बहुत कमजोर है, लेकिन मैं अभी भी इसे हल्का हल्का महसूस कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि यह उसी दिशा में है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी आंखें खोली। उसने अपने नीचे की बड़ी चट्टान को हटाया और उस पर सवार होकर उस दिशा की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, संबंध और भी स्पष्ट होता गया। यह अभी भी कमजोर था, लेकिन वांग टेन को उम्मीद की किरण दिख रही थी। अल्पविराम। जिंगबू महाद्वीप, एक पर्वत श्रृंखला के भीतर। आसमान में लाल और काले पंखों से ढका एक बड़ा कौवा आसमान की ओर कांव कांव कर रहा था। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि चट्टानों को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। आपातकालीन कॉल। जंगल में एक विशालकाय बिच्छू लाल रंग के नर शेर तारा जानवर से लड़ रहा था। जब बिच्छू ने आसमान में अचानक कांव कांव की आवाज सुनी तो वह चौंक गया। वह चिल्लाया, छोटे जीव, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम कांव कांव क्यों कर रहे हो? कांव कांव। आकाश में कौवा फिर बोला, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने उसकी उपस्थिति महसूस की? विशाल बिच्छू चौंक गया। यह विशाल बिच्छू धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू था और आकाश में दिखने वाला कौवा निस्संदेह छोटा सफेद था। उसका रूप पहले से बहुत अलग था। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया था और उसके पंख शुद्ध काले से लाल और काले हो गए थे। वह दिव्य लग रहा था। साथ ही इससे निकलने वाली आभा वांग टेन के जाने से पहले की तुलना में अधिक मजबूत थी। छोटे एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को निगलने के बाद लिटिल व्हाइट की वृद्धि भयावह हो गई। NOWELLBJAN.CO। वांग टेंग ने जाने से पहले लिटिल व्हाइट को धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि वे अंत में एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। दहाड़। लाल शेर को तब बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू उसकी मौजूदगी को अनदेखा कर रहा है और यहां तक कि अपने साथी से बात करने की हिम्मत भी कर रहा है। वह धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू पर झपट पड़ा। तुम शेर हो, जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तब तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू डर गया। उसने अपना विशाल शरीर एक तरफ कर लिया और अपनी पूंछ हिला दी। हरे रंग की लपटें फूट पड़ी जो लाल शेर पर झपटी। धमाका। आसमान में कौवे ने भी हमला बोल दिया। एक काली ज्वाला उसके शरीर में फैल गई और एक भयावह लड़ाकू विमान की तरह नीचे की ओर उड़ी। जल्द ही उनके संयुक्त हमलों के तहत एक भगवान स्तर का विशालकाय ज्वलंत शेर अनिच्छा से मर गया। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू हंसा। मैं इस शेर को बहुत समय से नापसंद करता आया हूं। इसने हमेशा मेरे लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। आज मैं आखिरकार इसे मारने में कामयाब हो गया। देखो मैंने क्या कहा। हमारी संयुक्त शक्ति से हम इस पर्वत श्रृंखला पर राज कर सकेंगे। लिटिल व्हाइट आसमान से नीचे आया और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को तिरस्कार भरी नजर से देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे छोटे लड़के, यह क्या देख रहा है? धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू क्रोधित हो गया। कांव कांव। लिटिल व्हाइट ने अपने गले से एक काली ज्वाला निकाली और धातु कवच में जलते बिच्छू को ठंडी निगाहों से देखा। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू उस काली लौ से डर गया। वह कुछ कदम पीछे हट गया और अजीब तरह से बोला, मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। फिर उसने जल्दी से विषय बदल दिया। ओह ठीक है, तुमने कहा था कि तुम्हें उस बदमाश का एहसास है। लिटिल व्हाइट ने उसे घूरकर देखा और बिच्छू पर अपनी काली आग उगल दी। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू काली लौ की चपेट में आते ही दर्द से चीख उठा। वह जमीन पर लौटने लगा, लेकिन काली आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी।
काली लौ उस छोटी पन्ना चमकीली लौ से भी अधिक डरावनी लग रही थी जिसे उसने चूसा था। मेरी गलती, वह मेरा स्वामी है, मेरा स्वामी, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू चिल्लाया। नन्हे श्वेत ने अपना मुंह खोला और काली लौ को वापस चूस लिया। धातु कवच से जलते हुए बिच्छू का शरीर जल गया था। वह थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसके शरीर में ठंडक फैल गई थी और वह ठंडी हवा को अंदर खींचता रहा। सौभाग्य से लिटिल व्हाइट ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने लिटिल व्हाइट की ओर देखा और बुदबुदाया, वह यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें ये करना है? कांव कांव, ठीक है, मैं चुप रहूंगा। मैं सच में चुप रहूंगा। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के पास एक मोटा स्वास्थ्य बार था। कुछ समय बाद वह फिर से जीवित और सक्रिय हो गया। वह लिटिल व्हाइट की ओर बढ़ा और बोला, क्या हमारा स्वामी आयामी दरार में नहीं गिर गया? मैंने सुना है कि वह स्थान अत्यंत खतरनाक है और सभी बल और आध्यात्मिक शक्ति वहां अवरुद्ध है। आपने उसे कैसे महसूस किया? लिटिल व्हाइट ने जवाब दिया, कांव कांव। आध्यात्मिक पालतू अनुबंध। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू प्रबुद्ध हो गया था। उसकी निगाहें चमक उठी और वह आगे बोला, इसका मतलब है कि वह जल्द ही वापस आ रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। कांव कांव। लिटिल व्हाइट बहुत खुश था, खुशी से कांव कांव कर रहा था। ठीक है, चूंकि हम उसकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए चलो यहीं इंतजार करते हैं और कहीं नहीं जाते। अब चलो इस शेर को अलग करने के बारे में बात करते हैं, धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने कहा। लिटिल व्हाइट ने कांव कांव की। क्या? नहीं, पिछली बार तुमने स्टार कोर खाया था, अब मेरी बारी है। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने अपना सिर जोर से हिलाया जैसे उसने कुछ अस्वीकार्य बात सुन ली हो। कांव कांव कांव, मुझे परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ फिर कभी काम नहीं करूंगा। मुझे परेशान किया जा रहा है। अल्पविराम। कौवा अपनी भाषा में बात कर रहा था जबकि बिच्छू अपनी भाषा में। हालांकि वे काफी अच्छी तरह से बातचीत करने में कामयाब रहे। अगर वांग टेंग ने ये देखा तो उसके मुंह खुले रह जाएंगे। इस समय शून्य में वांग टेंग अपनी आंखों में खुशी की झलक के साथ विशाल चट्टान पर बैठा था। उसने यह महसूस किया, उसने सचमुच ऐसा महसूस किया। आध्यात्मिक पालतू अनुबंध के कनेक्शन के माध्यम से वह एक बेहद पतले धागे की तरह कमजोर चेतना को महसूस करने में कामयाब रहे। वांग टेंग कांप उठा। लगभग तुरंत ही उसने निर्देशांक पकड़ लिए। वह लगभग रो पड़ा। यह बहुत बढ़िया था। वह आखिरकार इस लानत वाली जगह को छोड़ सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग उछल पड़ा और उसने विशालकाय चट्टान के चारों ओर कई चक्कर लगाए। वह यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। उसने तुरंत अंतरिक्ष ऋण सरणी को तराशना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने पैरों के नीचे विशाल चट्टान पर रेखाएं खींची, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। बल के पत्थरों के टुकड़े भी दबे हुए थे। अंतरिक्ष सरणी की जटिलता वांग टेंग की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी। भले ही यह एक छोटी सरणी थी, लेकिन इसकी कठिनाई उन बड़ी सरणियों के बराबर थी जो उन्होंने पहले बनाई थी। हालांकि वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति शाही क्षेत्र में थी और उसकी ऋण महारत भी कम नहीं थी, इसलिए अंतरिक्ष सरणी उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऋण दिखने लगे और धीरे धीरे अंतरिक्ष सरणी का निर्माण होने लगा। एक दिन अंतरिक्ष सरणी चमक उठी जिससे धीरे धीरे एक आयामी दरार बन गई। आयामी दरार के पीछे एक रास्ता था जो अज्ञात की ओर ले जाता था। वांग टेंग ने सरणी में खड़े होकर अपने सामने पूरी हो चुकी अंतरिक्ष सुरंग को देखा। उसने अनजाने में एक गहरी सांस ली। घर जाओ। अगले ही पल वह बिना किसी हिचकिचाहट के दरार से आगे बढ़ गया। अल्पविराम। जिंगवू महाद्वीप पर योंग शहर के पास, जहां डोंगहाई आयामी दरार थी, डार्क मिस्ट फॉरेस्ट में फ्लाइंग ईगल टीम जिक्सन मार्शल हाउस की एक उच्च रैंक वाली मार्शल योद्धा टीम थी। टीम के 6 सदस्य सभी 5 स्टार सैनिक स्तर और उससे ऊपर के थे। न केवल वे मजबूत थे बल्कि वास्तविक युद्ध में भी अनुभवी थे। जिक्सन मार्शल हाउस में उनकी जैसी टीमें ज्यादा नहीं थीं। वे 10 दिनों से ज्यादा समय से जिंगवू महाद्वीप में थे और कई उन्नत श्रेणी के तारा जानवरों को मार चुके थे। फसल अच्छी थी। वर्तमान में वे 7 तारा पृथ्वी तत्व वाले विशालकाय अजगर का सामना कर रहे थे। कुछ दौर की लड़ाई के बाद उसे कुछ गंभीर चोटें आई थीं और वे जल्द ही उसे मारने में सक्षम होंगे। उन्होंने इस पृथ्वी तत्व वाले तारा जानवर को खोजने से पहले बहुत समय तक खोज की। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि इसमें एक तारा कोर और तारा हड्डी हो।
यदि वे इसे खत्म कर दें तो उन्हें 2 से 3 अरब डॉलर की कमाई हो सकती है। हालांकि इस समय उन सभी को अचानक अपनी कलाई घड़ियों पर एक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी कलाई घड़ियों पर संदेश देखा, उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अंततः वापस आ गया हूं। सामान्यतः जिंगवू महाद्वीप के जंगलों में उनके योद्धाओं की कलाई घड़ियां कोई संदेश प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती थीं। लेकिन इसमें एक अपवाद था। यदि कोई महत्वपूर्ण और आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती थी, तो विभिन्न गुटों के मुख्यालय कलाई घड़ी टर्मिनल को सक्रिय कर देते थे और सभी मार्शल योद्धाओं को संदेश प्राप्त करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करते थे। नेता, हमें क्या करना चाहिए? फ्लाइंग ईगल टीम के मार्शल योद्धाओं में से एक ने पूछा। कुछ बड़ा हुआ होगा, हमें तुरंत वापस लौटना होगा। उनका नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने तुरंत अपना आदेश दिया। इस स्टार बीस्ट के बारे में क्या? टीम के अन्य सदस्य झिझक रहे थे। छोड़ो इसे, अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। आपातकालीन कॉल आ गई है, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, हम नेता की बात सुनेंगे। छुट्टी, चल दर। हालांकि वे थोड़े अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने हार मान ली। वे मुड़े और जंगल से बाहर निकल गए। पृथ्वी तत्व वाला अजगर भाग्यशाली था जो बच गया। हालांकि वह हैरान और भ्रमित था। यह क्या है? वे अब लड़ नहीं रहे हैं। क्या मैं बच गया हूँ? वह कांप उठा और तेजी से जंगल में भाग गया। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक थी। उसे छिपने और जिंदा रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। इसी समय डार्क मिस्ट फॉरेस्ट में अन्य मार्शल योद्धा टीमों को भी आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई। सभी मार्शल योद्धा, चाहे वे शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों या अन्य गुटों से आए हों, अपने शिकार को छोड़ दिया और इकट्ठा होने के लिए यून सिटी की ओर दौड़ पड़े। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन आपातकालीन कॉल बहुत महत्वपूर्ण थे। किसी ने भी इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। रास्ते में फ्लाइंग ईगल टीम की मुलाकात एक और मार्शल योद्धा टीम से हुई। ये लीटिंग मार्शल हाउस की सोआरिंग ड्रैगन टीम थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे एक दूसरे को जानते थे और सामान्य समय में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन वर्तमान में उनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ बहस करने का प्रयास नहीं कर रहा था। फ्लाइंग ईगल टीम के नेता ने पूछा, वो लोंग, आपको भी आपातकालीन कॉल आया था? वो फेइंग, सोआरिंग ड्रैगन टीम के नेता वो लोंग दंग रह गए। ऐसा लगता है कि आपको भी संदेश मिल गया है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? हमें अभी तक यकीन नहीं है। वो फेयेन का जवाब छोटा और मीठा था। चलो पहले योन सिटी चले, गो लोंग ने कहा। दोनों टीम लीडरों ने बोलना बंद कर दिया और एक साथ जंगल से बाहर निकल गए। वे उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धा थे, इसलिए अगर उन्हें 5 स्टार और उससे ऊपर के स्टार वाले जानवरों को मारना था तो उन्हें जंगल में बहुत अंदर तक जाना पड़ता था। इसलिए उनके लिए वहां से निकलना मुश्किल था। उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इसके अलावा वे समय की कमी से जूझ रहे थे, इसलिए वे सामान्य रूप से स्टार बीस्ट को मारते समय उतने सावधान नहीं थे। इसका मतलब था कि उनके लिए जंगल में सभी स्टार बीस्ट का ध्यान आकर्षित करना आसान था। बेशक अगर दोनों टीमें सहयोग करें तो वे स्टार जानवरों से जल्दी से छुटकारा पाने में सक्षम होंगे। गो लोंग ने कहा, मैं शॉर्टकट जानता हूं, लेकिन इससे यात्रा करना कठिन है। चलो समय बर्बाद न करें और आगे बढ़ें। वू फेइंग ने उसकी ओर देखा और तुरंत कहा। यद्यपि उसे दूसरे पक्ष पर पूरा भरोसा नहीं था, फिर भी इस आपातकालीन स्थिति में उसे विश्वास था कि दूसरा पक्ष परेशानी पैदा नहीं करेगा। कुछ समय बाद वे एक झुंड में पहुंच गए। सावधान रहो, ये 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियों का इलाका है। उन्हें सतर्क मत करो, गो लोंग ने याद दिलाया। किसी ने भी अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपनी गति धीमी कर दी और कोई आवाज न करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी आभा भी छिपा ली ताकि तारा जानवर उन्हें नोटिस न करे। दरार। हालांकि चीजें कभी भी योजना के अनुसार नहीं होती हैं। एक योद्धा ने किसी चीज पर पैर रखा और बहुत तेज और कर्कश आवाज निकली। मार्शल योद्धा ने अपना सिर नीचे किया और महसूस किया कि उसने एक काले मकड़ी के पैर पर कदम रखा था। चीख। अचानक एक अजीब चीख गूंजी। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। गो लोंग ने तुरंत गाली दी और चिल्लाया, लानत है, हटो। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत अपनी गति अधिकतम कर दी और दलदल से बाहर निकल आए। चीख। और भी चीखें आने लगीं। फिर दलदल में हरी आंखों के कई जोड़े दिखाई दिए जो युद्धरत योद्धाओं की 2 टीमों को ठंडी निगाहों से घूर रहे थे। पूफ पूफ पूफ। दलदल से भयानक तारा जानवर बाहर निकलकर योद्धाओं पर झपट पड़े। 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियां।
हर कोई अचंभित था। गुओ लोंग, क्या तुम इसी तरह नेतृत्व करते हो? इन 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियों से निपटना आसान नहीं है, वू फेयिंग ने डांटते हुए कहा, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। अरे, अगर तुम्हारे आदमी ने 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ी के पैरों पर पैर नहीं रखा होता, तो हम इस दलदल से सुरक्षित निकल जाते। इस रास्ते से समय 1/3 कम हो सकता है। तुम्हें क्या पता? गुओ लोंग ने तुरंत मना कर दिया। वू फेयिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे पता था कि यह उसकी गलती थी, इसलिए उसने बातचीत जारी नहीं रखी। 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियां अपने 8 दरांती जैसे नुकीले पैरों को लहराते हुए योद्धाओं की ओर दौड़ी। ऐसा लग रहा था कि वे समतल जमीन पर चल रही हैं। मार्शल योद्धाओं की दोनों टीमों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बल विस्फोटों के बीच मकड़ियों के टूटे हुए अंध हर जगह उड़ गए। अनुभवी मार्शल योद्धाओं के रूप में वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से सहयोग करते थे। 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियों से निपटना मुश्किल हो सकता था, लेकिन उनके सामने उनके पास कोई फायदा नहीं था। हालांकि बहुत जल्द ही उनके चेहरे पूरी तरह काले हो गए। दलदल से 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियां झुंड में निकल आईं। वे हर जगह थीं और उन्होंने योद्धाओं को हर तरफ से घेर लिया। वहां कई 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियां थीं और उनमें से कुछ तो 8 सितारा और 9 सितारा मकड़ी की प्रजातियां भी थीं। गल्प, गुओ लोंग, वू फेंग और अन्य मार्शल योद्धाओं ने अपनी लार निगल ली। हम मर गए। इस समय उनके मन में भी यही विचार कौन था? एड्स बाय पब फ्यूचर। गुओ लोंग, तुमने हमें इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। अगर हम बच गए तो मैं तुम्हारे गले में शराब की 10 बोतलें डाल दूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वू फेयिंग ने गुस्से से कहा। फक, 10 बोतलें? अगर हम वापस भी जा सकें तो भी मैं शराब की वजह से मर जाऊंगा। गुओ लोंग अवाक रह गया। नेताओं, झगड़ा बंद करो। हमें बचने का उपाय सोचना चाहिए, उनकी टीम के सदस्यों ने कड़वाहट से कहा। हम और क्या कर सकते हैं? लड़ो। वू फेयिंग का चेहरा गंभीर हो गया। ये सही है, लड़ो। गुओ लोंग ने सख्ती से सिर हिलाया। मारना। सभी चिल्ला उठे। उनके शरीर से शक्ति बाहर निकल रही थी, क्योंकि वे अपने चारों ओर घनीभूत 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। मैं अंततः वापस आ गया हूं। तभी अचानक उनके कानों में एक चीख गूंजी। तभी अचानक आसमान में एक काली दरार दिखाई दी। उसमें से एक आकृति रेंगती हुई निकली और एक 8 सितारा 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ी के ऊपर जा गिरी। एक क्षण के लिए दृश्य ठहर गया। चाहे वह वू फेयिंग हो, गुओ लोंग हो या 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ियों का झुंड हो, हर कोई भयानक रूप से चुप हो गया। योद्धाओं ने सिर उठाकर देखा कि वह व्यक्ति वास्तव में एक युवा था। उसके बाल बहुत लंबे थे, जैसे उसने बहुत दिनों से उन्हें नहीं काटा हो, और उसका चेहरा थोड़ा पीला था। वह कमजोर और दुर्बल दिख रहा था। वह प्रसन्नता से भरे चेहरे के साथ अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहा था। हाँ, वह सचमुच बहुत खुश लग रहा था। मार्शल योद्धा भ्रमित थे। यह क्या है? यह आदमी अचानक इस खतरनाक जगह पर आ गया, तो क्या उसे अभी तक स्थिति का अंदाजा नहीं है? उस खुशी भरी निगाह का क्या मतलब था? उन्होंने यह नहीं देखा कि उनके नीचे 8 सितारा 6 आंखों वाली जहरीली मकड़ी की आंखों में डर था, जैसे कि उसे कोई भयानक उपस्थिति महसूस हो रही हो। वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आप व्यस्त लग रहे हैं। क्या मैं आपको बाधित कर रहा हूं? इस समय आकृति ने अपना मुंह खोला। वू फेयिंग, गुओ लोंग, सब लोग। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूं? आकृति ने उनसे एक बार फिर पूछा।